हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो फाइनली आप लोग को वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाऊं और साथ ही साथ आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो एक बार ये वीडियो देख लो भैया, आपका काम खत्म। आप पूरा ही का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो बिना किसी तरीके की आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले भैया क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया ये वाला कि डिस्कस द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंप्लीफाइड इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी हाउसहोल्ड एंड फॉर्म। ये आपका 12, 14, 16, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले भैया एक फॉर्म होता है। सबसे पहले देखो एक हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होगा भाई, फॉर्म होगा। सबसे पहले एक हाउस होल्ड आता है फॉर्म में काम करने के लिए, तो हाउस होल्ड फॉर्म को देता है भैया फैक्टर सर्विस। इसके बदले में फॉर्म इसको क्या देता है भैया, फैक्टर इनकम। अब जो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिलता है, मतलब हाउस होल्ड जो फॉर्म में काम करने गया, हाउस होल्ड को क्या मिला, फैक्टर इनकम। लाइक वेजेस, सैलरीज वगैरह किसको मिला भाई, हाउस होल्ड को। इसी वेजेस एंड सैलरीज का यूज करके हाउस होल्ड सबसे पहले फॉर्म से क्या खरीदता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है, फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड को पैसा मिला है फॉर्म से, उसी पैसा का यूज करके हाउस होल्ड फिर से क्या करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म हाउस होल्ड का भाई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड जो भैया पैसा क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब हाउस होल्ड फर्म को पैसे देता है, फर्म इसको क्या करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। सबसे पहले हाउस होल्ड को पैसा मिला किससे, फर्म से, फिर वही पैसा हाउस होल्ड ने फिर फर्दर फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा दिया। तो पहले पैसा हाउस होल्ड के पास, फिर पैसा फर्म के पास। इस तरीके से पैसा मार्केट में क्या करता है भाई, घूमता है। इसी को बोलता है भैया हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल सा बात है, सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है मार्केट में पैसा का घूमना। सबसे पहले पैसा हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड के पास आता है फॉर्म से, फिर उसी पैसा के हेल्प से हाउस होल्ड क्या करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज किससे खरीदता है भाई, फॉर्म से। तो इस तरीके से मार्केट में सबसे पहले पैसा फॉर्म के पास, आपके पास हाउस होल्ड के पास, फिर हाउस होल्ड से फिर फॉर्म के पास। इस तरीके से मार्केट में पैसा घूमता है। इसी को बोलते हैं भैया हम लोग क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस तरीके से देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, पूरा मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये रिवीजन है और साथ ही साथ मेरा मुद्दा है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होता है भाई। एक होता है आपका देखो, ये एग्जाम के लिए आपका 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो भाई इतना लिखने से काम चल जाएगा, डायग्राम बना दो, बात खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क के लिए पूछा गया तो ये बनाना, डायग्राम बनाना। उसके बाद इसमें 3 फेज होता है। एक होता है भाई प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है भाई फैक्टर इनपुट लाइक हाउस होल्ड की हेल्प से। उसके बाद इनकम फेज में क्या होता है कि जो भी हाउस होल्ड काम करता है ना भाई फॉर्म में, उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। और थर्ड फेज में एक्सपेंडिचर फेज होता है, जो इनकम हाउस होल्ड रिसीव किया वो फर्दर खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज में जो एंटरप्राइज या फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, इससे क्या होगा आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगे। इसमें की पॉइंट्स है आपका 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको 4 या 6 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको इतना लिखना होगा, याद रखना। फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो भी इसमें 2 फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो क्या होता है, जब एक हाउस होल्ड फॉर्म में काम करने जाता है और फॉर्म उसको पैसा ना देके उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है भाई, मनी फ्लो में सिंपल सा बात, एक हाउस होल्ड सबसे पहले फॉर्म में जाएगा काम करने के लिए, फॉर्म उसको काम के बदले गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहा है भाई, काम के बदले सैलरी, वेजेस या कुछ भी पेमेंट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भैया मनी फ्लो। तो 2 फ्लो होता है आपका, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन होता है भाई कंप्लीट। तो देखो कंक्लूजन वगैरह है, बढ़िया सा आप लोग लिखना एग्जाम में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। कि भैया स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से मैं फटाक से बता दूं। जैसे कि मान लो कि मैंने एक मोबाइल दुकान खोला, 1 अप्रैल को मैंने एक मोबाइल दुकान खोला, 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने 1000 पीस मोबाइल फोन लाया, ठीक है, 1000 पीस मैंने खरीद के लाया, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैंने 200 पीस क्या किया, बेच दिया। तब मेरे पास कितना बचा भाई, 800। फिर मैंने और 1000 पीस मैंने और परचेस किया, तो मेरे पास अब मोबाइल फोन कितना हो गया भाई, 1800। इसमें से मैंने और कितना, 800 पीस और बेच दिया। अब मेरे पास कितना बचा, 1000। 31 मार्च मैंने अप्रैल को दुकान खोला था 25 को, अब मेरा 31 मार्च 2000 क्या हो गया भाई 26 को, 26 को मेरे पास कितना बचा है स्टॉक,
1000 करती, ये मेरा भैया क्या हो गया, स्टॉक हो गया। मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब 31 मार्च 2026 को मेरे पास कितना सामान बच गया जो मैंने बेचा नहीं, तो कितना बच गया मेरे पास 1000 का भैया, ये हो गया स्टॉक। एंड फ्लो क्या हो गया, इट रेफर्स टू द कंप्लीट। देखो अब देखो, सामान आया, सामान गया, सामान आया, सामान गया। तो जब हम लोग पूरा स्टडी करते हैं ना स्टॉक के बारे में कि कितना आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया, तो इसी को भैया फ्लो बोलते हैं। इट रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ इन्वेंटरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। ओके, फिर भैया नेक्स्ट क्या आपका, स्टॉक इज स्टैटिक, स्टैटिक नेचर होता है, ये डायनेमिक, मतलब फ्लो में तो हमेशा लगातार चेंज हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन अटैच विद, स्टॉक टाइम डायमेंशन इसमें अटैच नहीं होता भैया, लेकिन फ्लो में टाइम डायमेंशन अटैच होता है, टाइम के हिसाब से काम किया जाता है इसमें। फिर इट इज वेरिएबल विच मेजर द ओवर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा याद रखना, स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात किया जाता है, आज के दिन में मेरे पास स्टॉक कितना, लेकिन ये एक वेरिएबल होता है, ये पूरा स्टडी करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, फ्लो में। फिर इन्वेंट्री इन वेयर हाउस 31 जुलाई भैया स्टॉक है। और एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल का जब हम इन्वेंट्री के बारे में जानते हैं कि कितना आया कितना गया, तो भैया ये क्या हो गया आपका, स्टॉक फ्लो हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट 12, 14, 15 और भी कुछ कुछ ईयर में आया हुआ है, मैंने वो डालना भूल गया, तो इसको देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखो फटाफट चलते हम लोग। द टर्म ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट आर कॉन्सेप्ट, तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, फटाक से देखते हैं, टाइम नहीं अपने पास। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑन अ न्यू कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। जब कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट जो भी फिक्स एसेट्स में खर्चा करता है भाई, ठीक है, फिक्स एसेट्स को खरीद के लाता है, तो फिक्स एसेट्स में जो भी खर्चा करता है, जो भी मशीन वगैरह खरीद के लाता है, तो उसी को भैया बोलते हैं हम लोग ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मान लो कि एक मशीन खरीदा हम लोगों ने 1 लाख रुपए में, कंपनी ने एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदा, तो भैया इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो गया, 2 साल 3 साल यूज करने के बाद, अब मशीन को मान लो कि एक कंपनी, मान लो एक फॉर्म है, फॉर्म ए है, ठीक है, फॉर्म ए है मान लो, तो फॉर्म ए ने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपीस में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रोस इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 2 इयर्स इसी मशीन को यूज करने के बाद फर्म ने इस मशीन को मान लो 40,000 में बेच दिया, 40,000 में क्या करते भैया, बेच दिया, ठीक है। तो अब ये जो होगा ना, ये भैया क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब देखो 1 लाख का सामान था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो गया 60,000, तो भैया अभी सामान का वैल्यू कितना है 40,000, तो भैया ये हो गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका नेट इन्वेस्टमेंट देखो क्या लिखा, देखो net investment is a more specific measure that focus on the net change in the capital stock of an economy. It is the difference between the gross investment and the depreciation, मतलब जो gross investment और depreciation का जो difference होता है भाई, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, net investment. It decrease the value existing capital goods over a time. फॉर्मूला में ग्रोथ नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा भाई, वही ग्रोस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। जैसे कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना था 1 लाख था, और डेप्रिसिएशन कितना लगा 60 था, तो नेट इन्वेस्टमेंट भैया कितना बच गया 40,000, ठीक है, हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाक से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। भैया कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है भैया, 2 मार्क के लिए भी एप्लीकेबल है, 4 मार्क के लिए भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और क्या आपका कैपिटल गुड्स क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। देखो हाँ, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के बारे में, यहाँ पे आपका कैपिटल गुड्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आप लोग चाहोगे तो उसको इस तरीके से फॉर्मेट बना के लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट में, जैसे कि डेफिनेशन इसमें, फिर लाइफ साइकिल, फिर इस तरीके से पर्पस, इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, इससे सिंपल फॉर्म इस तरीके से लिख दिया, तो आप लोग भी समझ लेना, इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग भी। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स का डेफिनेशन पढ़ता हूँ। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भाई, देखो समझना, कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडिविजुअल फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। मतलब कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, के लिए यूज करते हैं, उसी को हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे कि तुमको भूख लगा, तुमने क्या किया, मैगी बना के खा लिया भाई, 2 रुपए क्या 2 मिनट में मैगी रेडी हो गया, तो वो हो गया भाई कंज्यूमर गुड्स, जो तुम्हारे डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स आर द प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडिविजुअल फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंजॉयमेंट। दे आर द गुड दैट सैटिस्फाई द इमीडिएट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के इमीडिएट वांट्स एंड नीड्स को भाई क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे कैपिटल गुड्स क्या है, तो कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसके हेल्प से दूसरा गुड्स को बनाया जाता है, तो भैया उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। जैसे कि मशीन वगैरह को बनाएंगे तो उसी के हेल्प से, अब देखो आलू बनाने नहीं, आलू का चिप्स बनाने वाला मशीन का मान लो कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ,
कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करो। क्या प्रोड्यूस करो? कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स उस गुड्स को बोला जाता है जहां जिसके हेल्प से दूसरा गुड्स को बनाया जाता है। जैसे कि कैपिटल गुड्स आर आल्सो नोन द प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल इक्विपमेंट दे आर द गुड्स यूज्ड टू बाय अ बिजनेस एंड प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस टू क्रिएट द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि इसका अब देखो पहला डेफिनेशन कंज्यूमर का भी हो गया, आपका भी कैपिटल का भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्पस कि कंज्यूमर गुड्स का पर्पस, फिर पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स आर मीन फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन एंड प्रोवाइड यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन टू द फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स का मेन पर्पस यही होता है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और इसका पर्पस क्या हो गया आपका, यहाँ पे पढ़ लो कि कैपिटल गुड्स आर नॉट मीन फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन, इंस्टेड दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन फॉर द अदर गुड्स। देखो ये डायरेक्ट हमारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसकी हेल्प से दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये पर्पस हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया लाइफ साइकिल। कंज्यूमर गुड्स का लाइफ साइकिल पीरियड बहुत छोटा होता है, छोटू सा होता है, शॉर्ट पीरियड में। अभी देखो तुमको मान लो कि सब्जी लेके आए तुमने, तो सब्जी का लाइफ बहुत छोटा होता है, तुमको फटाक इमीडिएट उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। बट वही कैपिटल गुड्स का लाइफ साइकिल लंबा होता है। क्या होता है भाई? लाइफ साइकिल कैपिटल गुड्स का बहुत लंबा होता है। मशीन वगैरह जो हम लोग कंपनी में यूज करते हैं, उस मशीन का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होता है ना। फिर नेक्स्ट ये हो गया आपका डिफरेंस खत्म, ये आपका खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरमीडिएट गुड, ट्रांसफर इनकम एंड फाइनल गुड्स। भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरमीडिएट गुड। देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? अब मान लो देखो आपने जंगल से लकड़ी लाया, ठीक है, और लकड़ी को जला दिया, तो भैया फाइनल गुड्स, ठीक है। अगर लकड़ी लाया आपने जंगल से और उस लकड़ी का हेल्प से आपने फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बना के मार्केट में आपने बेचा, तो भैया इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसके हेल्प से दूसरा गुड्स को बनाया जाता है। एंड फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज होता है भाई। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स, ये हो गया फाइनल गुड्स। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? तो भाई ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो आपको विदाउट कोई मेहनत के मिलता है, तो ऐसे इनकम को हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिल गया आपको, तो भैया वो ट्रांसफर इनकम होता है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, ये वाला चैप्टर नंबर 1 होता है भाई कंप्लीट। अब होता है हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में, बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, फटाफट जाएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है भाई क्या, एक्सप्लेन हाउ द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड। भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओ। तो भैया देखो एक्सपेंडिचर में, देखो एक्सपेंडिचर मेथड को भैया हम लोग डिस्पोजेबल इनकम मेथड को बोलते हैं, ठीक है, पहला बात ये आप समझो, ठीक है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द, देखो इस मेथड में जो भी एक कंज्यूमर खर्चा करता है ना, कंज्यूमर के खर्चा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम बेस का निकालते हैं। मतलब कंज्यूमर जो जो खर्चा, एक इंडिविजुअल जो जो खर्चा कर रहा है किसी भी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो जो जो खर्चा कर रहा है ना, उसी खर्चा को हम लोग प्लस करके हम लोग क्या निकालेंगे, आपका देश का नेशनल इनकम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर टू द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये लिख लिया आपने, ये मान लो एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका कंपोनेंट्स पढ़ना होगा आपको। क्या पढ़ना होगा कि भैया इसका कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट्स है पब्लिक, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो it refers to the expenditure by the household or private institution on the purchase of domestically produced goods and service in an accounting year, that means expenditure on durable goods, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो भी एक इंडिविजुअल होगी या प्राइवेट कंपनी होगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, आइदर वो ड्यूरेबल गुड्स है, आइदर वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, तो भैया वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला कंपोनेंट्स। दूसरा हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट भी बहुत सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि गवर्नमेंट देखो दो तरीका से खर्चा करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे कि देखो it refers to the government spending on various administrative services such as defense, law and order and education। देखो गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, एजुकेशन को ठीक करने के लिए, डिफेंस को ठीक करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो भी भैया खर्चा करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है भैया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, देखो they refer to the expenditure incurred by the producer or domestically produced final goods and services for the investment purpose। मतलब ऐसा खर्चा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से किया गया हो, तो ऐसा खर्चा भैया यहाँ पे आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट पर्पस लाइक हम लोग जो मशीन में इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया वो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस का खर्चा है।
तो भैया वो इसमें काउंट हुआ होगा, ठीक है। तब देखो इसमें दो कंपोनेंट्स होता है इसका, ठीक है। पहला होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब दे रेफर टू द एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, मतलब हम लोग फिक्स एसेट्स को भाई लाने में, एक्वायर करने में भैया जो खर्चा करते हैं वो होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर नहीं, नेक्स्ट होता है आपके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री को लाने में तो खर्चा करते हैं। अब जब हम लोग दुकान हम लोग खोल रहे हैं तो अगर मान लो आप दुकान खोलोगे तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री चाहिए होगा, स्टॉक चाहिए होगा, तो ही आप दुकान चला पाएगा, तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो भैया ये हो गया आपका इन्वेंट्री, इसमें होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओके। फिर नेक्स्ट होता है भैया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, याद हो गया। फिर चार कंपोनेंट्स के बाद स्टेप टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाए, तो पहला बात प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, चारों को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेशनल इनकम का फॉर्मूला तक पहुंचना होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिया हो ना, देखो एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए देखो सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी है ना, जीडीपी एट एमपी से मैं समझा देता हूँ, फॉर्मूला पे भी काम आ जाएगा आपका। मान लो कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर आप चारों को प्लस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, जीडीपी एट एमपी। क्या निकल के आ जाएगा आपका, आपको चारों को अगर प्लस करोगे तो आपको निकल के आएगा आपका जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। अब जीडीपी एट एमपी से आपको निकालना होगा नेशनल इनकम, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, एनएनपी एट एफसी बोल सकते हो, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो आपका जीडीपी एट एमपी आपने निकाला, आपको निकालना होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बोलने का तरीका ही होता है एनएनपी एट एफसी, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है, ये इसे हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये निकालना तो कैसे निकलेगा, देखो एकदम सिंपल सा तरीका है, हम लोग को निकालना क्या भाई, एनएनपी एट एफसी, हमको ये निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। देखो ग्रोस से नेट, ग्रोस से नेट जाना होगा तो डेप्रिसिएशन भैया क्या होता है इसमें, माइनस। देखो हम लोग को, देखो हम लोग को पहले सब क्या पता था, जीडीपी एट एमपी हम लोग को पता था। अब ग्रोस से नेट जाना है तो हमको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी सिखाया। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो भैया मेरा यूट्यूब में न्यूमेरिकल्स का पूरा वीडियो, पूरा साल भर, मतलब बेक ईयर का जितना भी पेपर का न्यूमेरिकल्स आया हुआ है मैंने अपना चैनल में डाल के रखा और मैं साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, वहां से न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप लोग देख सकते हो, चाहे मैं आई बटन पे लगा दूंगा, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये सब मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया वहां पे, ठीक है। जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर क्या होगा आपका, फिर से डोमेस्टिक से नेशनल होगा प्लस एनएफआईए, ठीक है। उसके बाद से एट एमपी तो एमपी कॉन्स्टेंट आएगा, फिर एमपी से एफसी होगा तो क्या होगा भाई, माइनस एनएटी। तो इस तरीके से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो, वहां पे मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट है भैया, देखो ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा आया हुआ है। देखो एक्सप्लेन हाउ द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू द इनकम मेथड। 13, 14, 15, 16, 17, 12 बहुत बार आया हुआ है, तो ये सब बढ़िया से कर लेना, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब हम लोग का क्वेश्चन ये है भाई कि इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, फटाक से जानते हैं, ठीक है। तो देखो सब सिंपल सा बात, इनकम मेथड, तो इनकम मेथड इज दैट मेथड which measures the income of the country is the sum total of factor income compensation। मतलब देखो जो भी एक मान लो कि कंपनी हो गया या कोई भी एक इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, तो जो भी वो इनकम रिसीव करता है तो उन सभी इनकम को अगर जोड़ देंगे तो देश का नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। ये इसका मतलब ये होता है, मतलब लिखा ना कि इनकम मेथड एक ऐसा मेथड होता है विच मेजर्स द इनकम ऑफ द कंट्रीज एट द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होता है इंडिविजुअल या फॉर्म, तो सभी फैक्टर लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। जो भी एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होता है वो जो भी फैक्टर इनकम कमाता है लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, ये सब मिक्स इनकम हो गया, सबको अगर आप जोड़ दोगे तो देश का नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फैक्टर इनकम मेथड। द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, अगर मान लो कि सभी फैक्टर इनकम को जोड़ दोगे, फैक्टर इनकम मतलब काम के बदले जो पैसा मिलता है ना भैया हम लोग को, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी एक इंडिविजुअल है या जो भी एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है वो मेहनत करके जो पैसा कमा रहा है वो क्या होता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर सब कुछ देखो
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट सबको जोड़ दोगे तो निकल के आ जाएगा आपका एनडीपी एट एफसी निकल के आएगा। ठीक है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब इसका भी हम लोग को थोड़ा सा कंपोनेंट्स पढ़ना होगा, क्योंकि मेथड अगर ज्यादा मार्क के लिए एक्सप्लेन करने बोल दिया तो मैं आपको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद उसका कंपोनेंट्स को भी हमको आपको बताना होगा कि कंपोनेंट्स क्या है। तो भैया पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो जो भी एक नॉर्मल इससे काम करेगा उसको क्या क्या मिल सकता है भाई, रेंट रॉयल्टी क्या क्या मिल सकता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या मिलेगा, वेजेस सैलरीज ये सभी मिल सकता है। तो पहला बात है कि इट कंटेन्स थ्री एलिमेंट, वेजेस एंड सैलरी इन केस, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूटेड टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लाइक वो आपका पीएफ वगैरह होता है ना, वो सब आएगा। ठीक है, मतलब एक इंसान एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भी काम करके पैसा कमा रहा है उसको क्या क्या मिल सकता है। तो सिंपल सा बता, या तो वेजेस एंड सैलरी मिलेगा, या तो वेजेस एंड सैलरी केस में मिलेगा, वे तो वेजेस एंड सैलरी के बदले कोई सामान मिल जाएगा कंपनी से और उसका कुछ पैसा पीएफ में भी कट के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हो गया रेंट एंड रॉयल्टीज। अगर आपका घर है तो आपने भाड़ा में चढ़ाया, वहां से आपने क्या उठाया, रेंट उठाया। अगर आपका कोई लैंड था जिसको आपने लीज में दे दिया, वहां से आपने रॉयल्टी उठाया, तो ये सब हो गया इसमें। फिर इंटरेस्ट, हमने मान लीजिए कि किसी को फंड में लेंड किया दिया हुआ है, तो उस फंड के बदले आप उससे क्या लेने वाला है, इंटरेस्ट लेने वाला है, तो भैया ये हो गया। फिर प्रॉफिट, मान लो कि आपका कंपनी है तो आपका कंपनी क्या करने वाला है, प्रॉफिट कमाने वाला है, तो प्रॉफिट भी क्या आता है भाई, उसी में आता है अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज इज यूज फॉर द थ्री पर्पस। जो भी एक एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करता है वो थ्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि कंपनी ने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, अब इस 10,000 का प्रॉफिट में सबसे पहले वो क्या करने वाला है भाई, इनकम टैक्स पे किया। मान लो कि उसने 2,000 का इनकम टैक्स पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देता है भाई। ठीक है, तो मान लो कि इसने 4,000 का डिविडेंड बांट दिया। ठीक है, और कुछ फ्यूचर के लिए इसने बचा दिया, मतलब 4,000 फ्यूचर के लिए सेव कर दिया। तो प्रॉफिट तीन चीजों से बना हुआ होता है। ठीक है, हो गया। फिर मिक्स इनकम। अब देखो मिक्स इनकम का मतलब सिंपल सा बात है कि जो भी छोटा मोटा फार्मर है, बार्बर है, ये सब जो भी मान लो छोटा मोटा स्मॉल शॉपकीपर हो गया, वो जो इनकम कमाते हैं ना भैया, वो मिक्स इनकम में आता है। क्या आता है भाई, मिक्स इनकम। जो छोटा मोटा काम करके जो पैसा कमाते हैं मिक्स इनकम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो हम लोग को इससे नेशनल इनकम कैसे निकालना था भैया, सिंपल सा यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले हमको निकालना है एनडीपी एट एफसी। कैसे निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वही आपका वेजेस सैलरी इन केस, वो सबको जोड़ना, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम कर दोगे तो आपका एनडीपी एट एफसी निकल जाएगा। और एनडीपी देखो ये तो हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है क्या, आपको तो नेशनल इनकम पूछा गया है क्वेश्चन में। नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, तो भैया देखो नेट टू नेट एकदम कुछ चेंजेस नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल होगा, देखो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम निकालना ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्रिएट करके भी बता देता हूँ, एन एन पी एट एफ सी। आपको ये निकालना ना, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल दिया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे। हम लोगों ने ये मान लो निकाल लिया एनडीपी एट एफ सी। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स में मैंने करा कर रखा आप लोग देख सकते हो। फिर नेट टू नेट कॉन्स्टेंट, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस होता है एन एफ आई ए, ओके। पी टू पी कॉन्स्टेंट, एफसी से एफसी कॉन्स्टेंट, कुछ भी चेंज तो ये कर दोगे तो आपका नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, एकदम सिंपल है भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है कि डस जीडीपी एंड वेलफेयर आर सेम थिंग। क्या जीडीपी एंड वेलफेयर सेम होता है क्या भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा से करना है ये सब क्वेश्चन, सब जो भी मैं करा रहा हूँ सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम है क्या, अगर मान लो किसी देश का जीडीपी बहुत बढ़ गया, आसमान छू गया जीडीपी, क्या उस देश में सभी लोगों का वेलफेयर हो रहा है, क्या सभी लोगों का भलाई हो रहा है क्या भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, देश का जीडीपी बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि सभी लोगों को भलाई, सभी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर सेम होता नहीं, इसका बहुत सारा रीजन है। तो भैया पहला रीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब देखो तीन सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीन सेक्टर तो आपको मालूम ही है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब मान लो देखो हम लोग का तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, पता है आपको। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग का प्राइमरी सेक्टर से देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन दो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर है, वो उससे उससे देश का जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो भी प्रोडक्शन सेक्टर में लगे हुए हैं, टर्सरी सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, उन लोगों को तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए तो वेलफेयर हो ही नहीं रहा है। जीडीपी देश का तो बढ़ रहा है लेकिन किसके कारण, ओनली प्राइमरी सेक्टर के कारण, और दो सेक्टर में तो कारण तो जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा भाई। तो वो सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोग को तो वेलफेयर होगा ही नहीं। तो भैया हम लोग बोल सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों सेम नहीं होता है। किसी एक सेक्टर के कारण जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि देश का लोगों को भी वेलफेयर मिल रहा है। तो पहला रीजन है कि जीडीपी और वेलफेयर सेम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आपका चेंज इन प्राइस। क्या है भाई, चेंज इन प्राइस। अगर मान लो कि पहले मैं 1000 क्वांटिटी बेचता था और एक क्वांटिटी का नाम था 10 रुपया, कितना मैंने कमाया,
₹2000। अब देखो, अब मैं 1000 ही सामान बेच रहा हूँ, लेकिन उस क्वांटिटी का दाम हो गया ₹40। अब मैंने कितना कमाया? कितना हो गया आपका? 40,000 हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 40,000 हो जाएगा। तो मान लो कि पहले के हिसाब से भी तो देश का जीडीपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। बट क्या आउटपुट में कोई चेंजेस आया? आउटपुट में कोई चेंजेस है? जीडीपी बढ़ा है, किसके कारण? प्राइस के कारण बढ़ा है। तो इससे क्या, अगर मान लो प्राइस बढ़ने से क्या सोसाइटी का अच्छा है, वेलफेयर है? नहीं है, कभी भी, कतई नहीं है। तो याद रखना, प्राइस के कारण अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो दूसरा ये पॉइंट था। फिर नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब देखो, जैसे कि देखो, अभी मान लो कि ऐसा काम जो हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते, जैसे कि हम लोग की मम्मी लोग हम लोग के लिए खाना बनाती है, तो इससे खाना जो हम लोग को मिलता है, बढ़िया बढ़िया खाना मम्मी के हाथ से, शुद्ध शाकाहारी खाना, अगर मान लो ये खाना हम लोग खाते हैं तो इससे हम लोग का वेलफेयर होता है, हम लोग को भलाई होता है। लेकिन क्या इससे देश का, कंट्री का जीडीपी बढ़ जाता है क्या? कतई नहीं बढ़ता। तो भाई तब आप बोल सकते हो कि ये नहीं होता है। फिर एक्सटर्नलिटीज, अगर मान लो कि जो भी, अभी मान लो कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो डे बाय डे बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। इंडस्ट्रीज तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। तो बोल सकते हो कि देश का जीडीपी नहीं बढ़ता एक्सटर्नलिटीज के कारण। फिर रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर मान लो भाई देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इससे को तो जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन बढ़, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, इससे वेलफेयर खराब हो जाएगा। जीडीपी से इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोल सकते हो कि जीडीपी एंड वेलफेयर सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से भाई वही खत्म हो गया वाला। उसके बाद व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज नेट नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट। कि भैया नेट नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट भैया 2012-13 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, अच्छा से देख लेना, ठीक है। तो नेट नेशनल, द नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री बॉर्डर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कंट्रीज बॉर्डर के अंदर जो भी सामान बनाया गया है पीरियड के अंदर में, मेजर सच फैक्टर्स को फैक्टर कॉस्ट में मेजर किया जाता है। एंड द factor cost is the total cost of production including the payments of the factor of production such as लेबर, कैपिटल, लैंड। मतलब जो भी एक कंट्री के अंदर में जो भी हम लोग सामान बनाते हैं, और जो भी एक जो भी सामान बनाने का टाइम में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी उसको पेमेंट करते हैं तो ये उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अभी इसको एक्सप्लेन किया गया है आपका वही कि एक किसी भी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, कंपनसेशन के तौर में वेजेस एंड सैलरी मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपका डिफाइन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। डिफाइन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम एंड डिस्टिंग बिटवीन देम। कि पर्सनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, और उसके मतलब डिस्टिंग्विश करना, मतलब डिफरेंसेस बताना। तो भैया देखो, पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑल सेक्टर। मतलब ऑल सेक्टर से एक जो भी इंडिविजुअल को पैसा मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम लाइक वेजेस मिलता है उसको, सैलरीज मिलता है, रेंटल इनकम मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब एक इंसान बहुत ज्यादा देखो, एक इंसान का कंपनी भी होता है, वो कंपनी के साथ कहीं के पैसा भी इन्वेस्ट करके रखता है, और साथ ही साथ उसका घर वर भाड़ा में भी उसने रेंट में चढ़ा के रखा हो। तो बहुत सारा तरीका से पैसा मिलता है। तो जितना भी तरीका से पैसा मिलता है, जितना भी सोर्सेस से पैसा मिलता है, उन सभी सोर्सेस को जोड़ देंगे तो भैया क्या निकल के आ जाएगा? पर्सनल इनकम। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द इंडिविजुअल डिडक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स को माइनस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बिफोर, सॉरी बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर का मतलब इसमें माइनस पहले नहीं किया जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका प्राइवेट इनकम क्या होता है? देखो, प्राइवेट इनकम इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स द पर्सनल इनकम। मतलब प्राइवेट इनकम बड़ा होता है, और जो पर्सनल इनकम होता है वो प्राइवेट इनकम के अंदर में ही आता है। ठीक है, देखो, प्राइवेट इनकम is the broader concept that includes the personal income plus some additional source of income. It additional personal income, प्राइवेट इनकम इनकॉर्पोरेट्स इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशन नोन एज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट। जो भी मतलब कंपनी या बिजनेसेस जो भी पैसा कमाता है भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्राइवेट इनकम बोलते हैं। देयरफॉर द प्राइवेट इनकम इज द सम ऑफ द पर्सनल इनकम एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड पर्सनल इनकम का सम टोटल कर देंगे तो भैया वो क्या निकल कर जाएगा? प्राइवेट इनकम। अब इसके बीच डिफरेंसेस आप देख सकते हो। स्कोप ऑफ कवरेज, भैया देखो, पर्सनल इनकम का कवरेज क्या होता है कि फोकस सोनली ऑन द इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल। देखो, प्राइवेट इनकम बेसिकली एक इंडिविजुअल कितना रिसीव कर रहा है, एक हाउस होल्ड कितना रिसीव कर रहा है, उस पर फोकस करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर वही आप जब प्राइवेट इनकम के बारे में बात करेंगे तो प्राइवेट इनकम ऐसा नहीं होता है। ए कॉम्पेंसेट्स पर्सनल इनकम बट एक्सटेंड्स स्कोप टू इंक्लूड द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड अर्न्ड बाय द बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन। जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, एक जो बिजनेस जो पैसा कमाते हैं वो भैया किसमें आता है? प्राइवेट इनकम में आता है। और प्राइवेट इनकम में ही पर्सनल इनकम इंक्लूड होता है। ठीक है ना। फिर कंपोनेंट्स में बात करोगे तो पर्सनल इनकम में देखो, comprises individual and household sources of income,
providing a measures of the other financial well-being of individuals. Private income includes the personal income components and aids the corporate profit, offering broader perspective the income generation within the company. फिर टैक्स कंसिडरेशन में देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसमें तो उतना दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल काउंटिंग बता भाई। देखो जब भी आप लोग नेशनल इनकम निकालोगे थ्रू द वैल्यूएटेड मेथड, इस मेथड में एक लूपहोल्स होता है कि एक गुड्स को हम लोग दोबारा दोबारा काउंट्स कर लेते हैं, तो भैया उसी को बोलते हैं भैया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब सेम गुड्स को हम लोग दोबारा दोबारा काउंट कर लेंगे ना भाई, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग देश का नेशनल इनकम निकालते हैं, तो इस मेथड का एक लूपहोल्स होता है कि इस मेथड में हम लोग सेम गुड्स को डबल डबल काउंट कर लेते हैं, तो भैया इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब कैसे क्या होता है भैया, हम उतना मैं बताने अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आप लोग को समझना है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय द वैल्यूएटेड मेथड द मोस्ट इंपोर्टेंट और जनरल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट मींस द काउंटिंग ऑफ द सेम गुड्स ट्वाइस। एक गुड्स को डबल डबल काउंट कर लेते हैं। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड मस्ट बी यूज्ड। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है भैया। पहला है फाइनल वैल्यू मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। दो मेथड का यूज करके हम लोग डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया हो गया आपका डबल काउंटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल वैल्यू मेथड, इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। इसको मैंने बहुत ही अच्छा से समझा अपने वीडियोस में, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप जाकर देख सकते हो कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। इसमें सेम गुड्स को दोबारा दोबारा काउंट कर दिया जाता है थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड भी वहां पर मैंने समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट है भैया क्या, रियल डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। बार बार डबल डबल रियल आ गया, तो एक होगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है, देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम ईयर। मतलब जब करंट ईयर के बेसिस में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को निकाला जाता है, जो भी एक कंट्री ने जो भी सामान बेचा या बनाया एक साल के अंदर में, उसके और उसके प्रोडक्शन को हम लोग जब करंट ईयर के प्राइस में वैल्यू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर, इंडिया के बाउंड्री के अंदर, उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जब हम लोग अभी करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से मेजर करते हैं तो भैया बोलते हैं इसको नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि मान लो कि मैंने 1000 प्रोड्यूस किया मैगी, एक मैगी का करंट ईयर के हिसाब से प्राइस कितना है, 12 रुपया है। कितना है भाई, 12 छोड़ो, 12 नहीं 15 मान के चलते हैं, 12 या 15 मान के चलो, मैगी के अंदर 12 कभी कल हुआ था ना एक बार, 12 रुपया हो गया, तो 1000 to 12 कर दोगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी निकल के आ जाएगा। बट रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता, जैसे कि प्रोडक्शन तो 1000 ही हो रहा है, लेकिन बेस ईयर में प्राइस का कितना था, 10 रुपया, मैगी का दाम कितना था, 10 रुपया। तो ये हो गया भैया रियल जीडीपी। मतलब रियल जीडीपी में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, बेस ईयर के प्राइस में, किसके हिसाब से, बेस ईयर के प्राइस में, याद रखना। तो रियल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपका बाउंड्री मतलब अपना डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ऑफ ए कंट्री बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। What is it? Nominal GDP is the gross domestic product without any effect of inflation. Real GDP is the inflation adjust of GDP country, ठीक है। Express nominal GDP of a country is expressed in terms of the current year price of goods and services। मतलब nominal GDP को हमेशा current year के प्राइस में दिखाया जाता है, but real GDP को constant year का प्राइस या base year के प्राइस में दिखाया जाता है। Complexity इसमें क्या है? It is easy to calculate the national income. It is easy to calculate the nominal GDP, ठीक है। It is quite difficult to calculate real GDP। मतलब nominal GDP को कैलकुलेट करना इजी होता है और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। फिर भाई हम लोग का नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जाते हैं। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। मतलब कौन कौन सा ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई भैया यूज करता है, और दो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला गया है। लेकिन साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आप एक एडिशनल क्वेश्चन को जोड़ सकते हो कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा हम लोग मेजर्स
ले सकते हैं, जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब मार्केट में पैसा का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जब बैंक बहुत ज्यादा पैसा दे देता है तो आरबीआई कौन कौन सा ऐसा दो मेजर्स लेके आता है जिससे कि पैसा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोनों का आंसर भैया सेम ही होगा, क्रेडिट कंट्रोल और साथ ही साथ आरबीआई जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, दोनों का आंसर भाई सेम ही होने वाला। तो ये अपना फटाफट रख लेना, ठीक है। अब देखो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली दो आपका मेजर्स लेता है भाई पैसा को या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पैसा को या तो मार्केट में बढ़ाने या घटाने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है भाई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव मेजर। क्या था भाई, पहला होता है क्वालिटेटिव मेजर, दूसरा होता है ये क्वांटिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर क्वांटिटेटिव मेजर में आपका तीन होता है, एक होता है बैंक रेट से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, ओपन मार्केट से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, और केस रिजर्व से भैया क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह क्वालिटेटिव में सबसे पहला होता है आपका, बोल सकते हो ये तो हटा दो, मार्जिनल इंस्ट्रूमेंट होगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है। क्रेडिट में पहला क्या होगा भैया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक आप बोल सकते हैं कि मॉडल सुएशन है, भाई क्या है भाई, मॉडल सुएशन है। फिर एक है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख के बता देता हूँ, एक है आपका रेशोनिंग ऑफ क्रेडिट। तो बेसिकली इसमें भी तीन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी तीन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव में तीन है, बैंक रेट, ओपन मार्केट, कैश रिजर्व, और इसमें भी क्वालिटेटिव में तीन है भैया। पहला बात है मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर से मॉडल सुएशन और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करके पैसा को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगी यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, देखो मार्केट में या तो पैसा को घटा दिया जाता है या तो मार्केट में पैसा को बढ़ा दिया जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के हेल्प करके, ठीक है। या तो मार्केट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हम लोग का है, या तो मार्केट में पैसा को घटा देगा या तो मार्केट में पैसा को बढ़ा देगा। अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पैसा के वॉल्यूम को घटा देगा आरबीआई। अगर मान लो कि उतना पैसा नहीं है तो वॉल्यूम पैसा को क्या करेगा, बढ़ा देगा इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प करके। जैसे कि पहला इंस्ट्रूमेंट में है आपका बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है, पता ही आपको, जो आपका, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहला बात तो जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा देता है लोन पे, उस पैसा के बदले जब आपका सेंट्रल बैंक होता है ना, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, उस इंटरेस्ट को बोला जाता है भैया बैंक रेट, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा जब पैसा बढ़ जाएगा ना, तो हम लोग का जो आरबीआई है ना, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। लेकिन उसी टाइम में अगर मार्केट में पैसा उतना नहीं है ना, तो आरबीआई क्या करेगा पता है, बैंक रेट को घटा देगा, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक इजिली बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले और इजिली कम रेट इंटरेस्ट में पब्लिक को लोन दे, जिससे कि मार्केट में फिर से पैसा आएगा और सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने समझा अभी, एकदम इजी इंस्ट्रूमेंट है ये वाला। फिर नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। मान लो कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होना अच्छा बात नहीं, इन्फ्लेशन का कंडीशन आ जाएगा। जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देता है। इससे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब भी मार्केट में बेचना स्टार्ट होता है तो जो आपका भैया कमर्शियल बैंक होता है और जो पब्लिक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एगर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और फटाक से कोई भी उसको खरीदने के लिए रेडी रहता है। इसी के लिए जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में पैसा बहुत है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपका सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इससे पब्लिक खरीदना स्टार्ट करते हैं, इससे कि मार्केट में पैसा का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब भी पैसा मार्केट में कम है तो वापस आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। इस तरीके से पैसा को घटाया बढ़ाया जा सकता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। फिर एलआरआर भी होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब देखो पब्लिक डिपॉजिट का कुछ हिस्सा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, उसको एलआरआर बोला जाता है, ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें दो होता है, एक अपना एसएलआर होता है, एक सीआरआर होता है। एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को बैंकों को क्या करना होता है, आरबीआई के पास जमा करा देना होता है, और एसएलआर को अपने पास रखना होता है डे टू डे यूज करने के लिए। जब भी मार्केट में क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एलआरआर को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। और जब भी मार्केट में पैसा उतना नहीं है तो एलआरआर को वापस घटा दिया जाता है, ठीक है। इससे भी पैसा को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद भैया नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव कंट्रोल। देखो क्वालिटेटिव कंट्रोल में पैसा को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है। अगर मान लो मार्केट में क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया है तो मतलब पैसा के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है इसमें। जैसे कि मान लो लेट सपोज, मान लो कि पहले प्राइमरी सेक्टर में मान लो बहुत ज्यादा पैसा लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में 400 करोड़ है, बट आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, उसमें उतना पैसा नहीं है, ठीक है, मान के चलो। तो यहाँ से पैसा को 400 करोड़ को घटा के यहाँ पे 200 करोड़ कट के यहाँ पे 200 करोड़ और दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे पैसा तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज, मतलब फंड के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। मतलब फंड यहाँ से लेके वहां पे एडजस्ट कर दिया जाता है, बस इसके थ्रू यहाँ पे पैसा को कंट्रोल किया जाता है। इसमें आपका तीन है,
पहला बात था मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है क्या भाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि जब भी मान लो आपको 8 लाख का लोन चाहिए तो आप चले गए बैंक में, भैया आपको 8 लाख का लोन दो, तो बैंक बोलता है भैया ऐसे तो मैं 8 लाख का लोन नहीं दूंगा, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो, मतलब सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, आप अपना घर का लैंड का पेपर दो, लैंड के पेपर या जमीन का पेपर दो, इसके बाद भी मैं आपको लोन दे पाऊंगा। तो मान लो कि आपको 8 लाख का लोन लेना था, आप 8 लाख का प्रॉपर्टी का पेपर दोगे तो काम नहीं चलेगा, आपसे बैंक बोलेगा भैया हमको तो 10 लाख का आपका प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, 10 लाख के बदले 8 लाख का लोन मिलेगा आपको, और 2 लाख रुपया बैंक अपने पास मार्जिन के तौर पे रख लेता है। जब भी मार्केट में पैसा का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में मान लो पैसा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, क्रेडिट क्रिएशन बहुत हो गया, तो बैंक क्या करता है पता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जैसे कि आप पहले क्या था, 8 लाख का लोन लेने के लिए 10 लाख का पेपर दे दो, अब 8 लाख का लोन लेने के लिए 12 लाख का पेपर दो, मतलब मार्जिन अब कितना हो गया, 4 लाख रुपया। इस तरीके से पैसा को घटाया और बढ़ाया जाता है, ठीक है, थ्रू मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट आपका मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में बैंकों को प्रेशर दिया जाता है कि भैया आप इस सेक्टर में इतना लोन दो, इससे ज्यादा दे नहीं सकते, यहाँ में इतना आपने क्यों दिया, तो समय समय में प्रेशर बना के आपको पैसा को कंट्रोल किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कोटा सिस्टम। अब आरबीआई क्या करता है, इस साल आप इतना प्राइमरी सेक्टर में इतने पैसा दे सकते हो, सेकेंडरी में इतने देना है, टर्सरी में इतना देना, इससे ज्यादा दे नहीं सकते, एक कोटा फिक्स कर दिया, तो इसके थ्रू भी पैसा को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट भैया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है भाई, सिंपल सा बात है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब देखो सिंपल सा बात है ना, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है पता है ना, आपका कमर्शियल बैंक को क्या करता है भाई, लोन देता है। इस कौन सा लोन, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन। बैंक देखो रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, जब भी बैंक रेट में क्या होता था कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता था, ठीक है, लेकिन बैंक रेट में लंबा समय के लिए लोन दिया जाता था, लंबा समय का लोन के बदली आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लेता था उसको बैंक रेट बोलते हैं हम लोग। लेकिन वही अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसा दे और उसके बदले जो इंटरेस्ट चार्ज करे उसके हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेपो रेट। और एक होता है भैया रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है समझना, जैसे कि सम टाइम कॉमर्शियल बैंक भी तो आरबीआई के पास सीआरआर के तौर पे पैसा रखता है, उस सीआरआर के बदले कॉमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट मांगता है कि आरबीआई से, तो उस टाइम में जो कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलता है उसको बदले मिलता है हम लोग रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल। देखो पहले हम लोग रोल से पहले हम लोग सबसे पहले आरबीआई का फंक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि मेन देखो फंक्शन से ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए फंक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला अगर मान लो फंक्शन ऑफ आरबीआई आपको एग्जाम में पूछा गया था, सबसे पहले फंक्शन लिखना स्टार्ट मत करना, सबसे पहले तो ये लिखो कि आरबीआई किया, तो भैया आरबीआई एफएक्स बॉडी होता है, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को आया है, ये लिख देना। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई पूरा एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट करता है, तो उसी को हम लोग आरबीआई बोलते हैं, लिख देना। फिर फंक्शंस को एक्सप्लेन करना। पहला फंक्शन क्या भाई, पहला फंक्शन है बैंक इशू एंड करेंसी अथॉरिटी। देखो आरबीआई को एकमात्र ऐसा अथॉरिटी दिया गया है पूरे कंट्री में कि वही बैंक, मतलब वही पैसा को छाप सकता है और दूसरा कोई भी पैसा को छाप नहीं सकता, इसलिए आरबीआई को इशू मतलब क्या बोला गया, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी कहा गया है। अगर एक आदमी नोट छाप रहा है या एक कोई इंस्टीट्यूशन नोट छाप रहा है, इससे क्या होगा, सभी लोगों को नोटों पे क्या होगा, विश्वास, यूनिफॉर्मिटी बना रहता है, इसीलिए आरबीआई को नोट छापने का अथॉरिटी मिला है, ठीक है, पहला। फिर दूसरा फंक्शन है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट करता है, पेमेंट को रिसीव करता है, गवर्नमेंट को समय समय पे एडवाइस करता है, इसीलिए आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व। हमेशा याद रखना कि आरबीआई भैया केस रिजर्व को अपने पास रखता है, क्यों रखता है, क्योंकि सभी पे पैसा का नीड होगा तो उसी केस रिजर्व का हेल्प से कंट्री का नीड से रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, इसलिए आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व भी कहा गया है। फिर आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको मान लो कि बाहर में घूमने जाना है, इंडिया के बाहर घूमने जाना है, तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप किससे मांगोगे, आरबीआई से मांगना होगा, तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखता है इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपका अकाउंट सेटल कौन करता है भाई, आरबीआई करता है। मान लो कि बैंक ए बैंक बी से पैसा पाता है, अब दोनों के बीच म्यूचुअल सेटलमेंट कौन कराएगा भाई, आरबीआई कराएगा, ठीक है, इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा गया है। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। फिर क्लियरिंग हाउस। आरबीआई क्या करता है, क्लियरिंग हाउस करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब किसी सॉरी क्लियरिंग हाउस फंक्शन में भी इसमें क्या होता है, अकाउंट सेटल किया जाता है, मैंने गलती से इसमें बता दिया। यहाँ पे देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट थोड़ा सा अलग है चीज, ठीक है, जब भी पैसा का शॉर्टेज होता है, यहाँ पे लिखा ना, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट प्रोवाइडिंग द मनी टू इट्स रिमेंबर बैंक इन टाइम्स ऑफ केस रिजर्व। जब भी केस शॉर्टेज होता है ना, तो जो भी
मेंबर्स बैंक होता है आरबीआई का, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, जैसे कि आपका एचडीएफसी, जो भी मेंबर्स बैंक के आरबीआई है ना, जब भी उन लोग के पास पैसा का शॉर्टेज होता है तो उस टाइम में आरबीआई क्या करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा गया है। अकाउंट सेटल वाला नीचे में था, मैंने ऊपर में बता दिया इसको। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस का मतलब आरबीआई क्या करता है, अकाउंट सेटल करता है भाई, दो बैंकों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अकाउंट सेटल करता है कि भाई जब बैंक ए को बैंक बी से कुछ पैसा भरना है तो दोनों के बीच म्यूचुअल ऑफसेट करा के सेटिंग करा के उसका अकाउंट को क्या करता है, क्लियर करता है, इसलिए इसे क्लियरिंग हाउस कहा गया है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मैंने पहले ही बताया कि आरबीआई एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो याद है मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया ना, आरबीआई दो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटी, दोनों का यूज करके आरबीआई मार्केट में पैसा को घटा देता है या तो बढ़ा देता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। फिर प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट। आज के दिन में आप बैंक में पैसा डालते हो तो आपके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आरबीआई। कौन कर रहा है भैया, आरबीआई कर रहा है। आरबीआई कस्टमर के या जो भी डिपॉजिटर उसके इंटरेस्ट, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखो फंक्शन हर टाइम इजी है, फंक्शन इजी है और उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फंक्शन की मेरा काम होने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ में है ना कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट, जो 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया serves as a lender of the last resort in the Indian financial system. The concept of the lender of the last resort is a crucial role played by the central bank for the worldwide, including the RBI had explanation of, तो यहाँ पे explanation दिया हुआ है। Lender of the last resort का मतलब क्या होगा? A lender of the last resort is an institution, typically a central bank, that provide the emergency financial assistance to the financial user facing the liquidity or systematic issue when they are unable to front from the other। देखो अभी कोविड के टाइम आया था, कोविड के टाइम आया था, बैंकों के पास उतना पैसा नहीं था, उस टाइम में जो भी इंस्टीट्यूशन था, बैंक था, उसको पैसा कौन प्रोवाइड किया भैया, आरबीआई कराया। क्यों, आरबीआई ने अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो एंटायर मॉनेटरी सिस्टम ठप हो जाएगा, बैंक ठप हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है भैया, पैसा सप्लाई करने का काम करता है, इसी के लिए इसे लेटर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा गया है। इमरजेंसी, देखो आरबीआई सबसे पहले इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट, जब भी बैंकों को इमरजेंसी पैसा चाहिए तो भैया आरबीआई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये काम करता है। फिर प्रिवेंटिंग द सिस्टमेटिक रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट कहा गया है। एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस है, इसके लिए आरबीआई बहुत सारा काम करता है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर और भी कुछ फिर आप लोग पढ़ना, फंक्शन हो गया हमारा भाई, डन 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 डन। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है ना, डिस्क्राइब द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये आपका 17 और 12 में है, और शायद 24 में भी आया था ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बेसिकली आप लोग पैसा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, क्यों करके रखते हैं स्टोर, वही सिंपल सा बात है कि स्पेकुलेटिव डिमांड का मनी का मतलब सिंपल सा होता है कि हम लोग स्टोर को, पैसा को स्टोर करके रखते हैं। क्यों करते हैं, जब हमको देखता है कि ना अभी तो पैसा डालना बैंकों में अच्छा नहीं है, कि इस एसेट में पैसा डालना अच्छा नहीं, क्योंकि हमको उतना इंटरेस्ट या उतना इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पैसा को इन्वेस्ट ना करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर बॉन्ड्स का प्राइस, शेयर का पैसा बढ़ेगा तो उसमें डाल के हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, इस लालच से पैसा को स्टोर कर रखते हैं, इसी को हम लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बोला जाता है। बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी इज स्टोर ऑफ वेल्थ। ठीक है, मनी का डिमांड करने मतलब स्टोर ऑफ वेल्थ करेंगे। ठीक है, वेल्थ कैन बी हेल्ड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, मतलब पैसा को हम लोग किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, लैंड के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, मनी या बिलियन के फॉर्म में, गोल्ड वगैरह के फॉर्म में रख सकते हैं। फॉर द sake of simplicity, all forms of asset except money can be clubbed in the single category called bonds। मनी को छोड़ के बाकी सभी को क्लब कर देंगे तो उसी को बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, thus the according to the Keynes there are two types of assets, the money and bonds। People compare the rate of return with the bond with the rate of interest to the bank deposit, it is a speculative about future changes। मतलब सिंपल सा बात है कि भैया लोग दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, बॉन्ड में या तो आपका मनी, या तो बॉन्ड में या तो आपका बैंक में। देख, और हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं कि बॉन्ड में ज्यादा पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, ना हमको बैंक से मिला, दोनों में कंपेयर करके हम लोग पैसा को डालते हैं एट मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसी को भैया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बोला जाता है। बोलो पढ़ लेना। ठीक, फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द मनी सप्लाई एंड फिएट मनी। भैया फिएट मनी क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। सिंपल सा होता है, मनी सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में कितना पैसा, इंडिया के लोगों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो भैया उसी को देश का मनी सप्लाई कहा जाता है। आज के दिन में इंडिया के लोगों के पास 10,00,000 करोड़ रुपए, तो भैया वो देश का मनी सप्लाई होगा। ठीक है, फिर फिएट मनी क्या भाई, मनी सप्लाई डाउन हो गया हम लोग का। फिएट मनी को टोकन मनी या पेपर मनी भी बोला जाता है। देखो फिएट मनी इज ए गवर्नमेंट इशू करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय द फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड, सिल्वर, रादर देन द गवर्नमेंट
इशू इट, मतलब देखो सिंपल सा होता है, फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है जो गोल्ड सिल्वर से बैक नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को डन कर सकते हैं, उसी को फिएट मनी कहा जाता है। जैसे कि आज के दिन में आपको जो रुपी का यूज करते हो, डॉलर का यूज करते हो, भैया ये सब क्या है, फिएट मनी ही है, ठीक है। फिएट मनी से एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल भी किया जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न करेंसीज आर यूएस डॉलर, इंडियन रुपी और फिएट मनी। फिएट मनी गिव्स द सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज प्रिंटेड, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है भैया ये वाला। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या, तो भैया 12, 13, 14, 22 सब में आया हुआ है, 14 नहीं 13 सब में आया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड क्या है भैया, चारों सेक्टर मिलके, जितना भी सेक्टर होता है ना हम लोग का 4 सेक्टर होता है, चारों सेक्टर मिलके आने वाला कमिंग फाइनेंशियल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर रहा है, उसी को भैया एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट expenditure refer to the total value of final goods and services that all sector of the economy intended to purchase at a given level during an accounting, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में पूरा का पूरा इकोनॉमिक मिलके पूरा का पूरा चारों सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने वाले हैं, तो उसी को भैया हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आपका भैया प्लान होता है या कोई एक्चुअल होता है, ठीक है। एक डिमांड या तो डिमांड ज्यादा भी आ सकती है या तो डिमांड कम भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई वही है कि अगर मान लो कि चारों सेक्टर मिलके पूरा का पूरा इतना डिमांड करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा जितना भी हम लोग का सप्लायर फर्म होते हैं सभी मिलके आने वाले साल में कितना सप्लाई करने वाले हैं, ये एक अकाउंटिंग ईयर में कितना सप्लाई करने वाले हैं, तो उसी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड का ऑपोजिट होगा एग्रीगेट सप्लाई। मतलब यहाँ पर सिंपल सा बात ये बोला गया कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट बिजनेस कैन सेल इन ए नेशनल इकोनॉमी, मतलब पूरा का पूरा बिजनेसेस मिलके आने वाले टाइम में कितना सेल करने वाले हैं, तो उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, आप कंपोनेंट्स क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड होता है भैया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इट रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसहोल्ड ऑन द परचेज गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरा का पूरा हाउसहोल्ड मिलके कितना गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने वाले हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर में, उसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और पे नहीं होगा भैया, पे शुगर है ऑयल। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड। अब देखो एक कंपनी होगा भाई तो मशीन, ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीदने में जो जो खर्चा करता है उसी को हम लोग भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, आप देखो गवर्नमेंट भी तो बहुत सारा खर्चा करता है, तो बेसिकली गवर्नमेंट दो तरीके का खर्चा करता है। गवर्नमेंट देखो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के वांट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट दो तरीके का खर्चा करता है। एक होता है आपका भैया कैपिटल गुड्स का, एक होता है कंज्यूमर गुड्स का खर्चा गवर्नमेंट करता है। अब देखो कंज्यूमर गुड्स, हाँ ठीक है। फिर देखो गवर्नमेंट दो तरीके का खर्चा करता है, एक तो भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, इस सब सिस्टम को ठीक करने के लिए खर्चा करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट हाईवे बना रहा है, सोलर पावर बैठा रहा है, या आपका डैम बना रहा है, सब खर्चा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है नेट एक्सपोर्ट आपका। ये क्या होता है, ये इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट रिफ्लेक्ट्स द नेट डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम लोग का जो डोमेस्टिक गुड्स है उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना डिमांड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग बाहर से कितना सामान इंपोर्ट करने वाले हैं, तो ये दोनों का डिफरेंसेस बताइए भैया, बताते हैं आपका नेट एक्सपोर्ट। ये हो गया, कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आपका भैया ये भी बहुत खतरनाक इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो ये इन्वेस्टमेंट, पहले बात इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेस ऑफ न्यू कैपिटल। जब भी हम लोग ऐसा चीज में खर्चा करते हैं जिससे कि कोई एसेट बने, वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब ऐसा खर्चा जिससे कि कोई एक एसेट क्रिएट हो, तो भैया वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोनोमस होता है, एक इंड्यूस होता है। देखो सिंपल सा बात, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है और इंड्यूस क्या है, हम लोग समझेंगे। देखो autonomous investment refer to the investment which is dependent on the level of income in the economy. It remain constant irrespective the level of income. मतलब देखो इनकम कुछ भी हो, गवर्नमेंट क्या कहता है, इतना इन्वेस्ट करना है इस साल में तो करना ही है, इनकम बढ़ो या ना घटो उससे कोई मतलब नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट करना है मतलब करना है, इसी को बोलते हैं मतलब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इनकम 100 रुपया भी है, देखो अगर मान लो इनकम 100 है तो इन्वेस्टमेंट 100 का होगा, इनकम अगर 100 है तो इन्वेस्टमेंट 100 का ही हो रहा है।
ठीक है, इनकम अभी सेम है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इनकम बढ़ भी रहा है तो इन्वेस्टमेंट एकदम कांस्टेंट पे रहता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होता नहीं है, मतलब आपका इनकम घटो या बढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया ना आपका, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपका क्या है, इनकम है, ठीक है। देखना समझना, अगर मान लो हम लोग का इनकम 100 था तो 100, इन्वेस्टमेंट हम लोग का 100 का था। आज के दिन में हम लोग का इनकम 200 हुआ, अभी भी इन्वेस्टमेंट कितना का, 100 का ही है। तो इसमें इनकम बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट रहता है एवरी लेवल ऑफ इनकम। इससे बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक होता है भैया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा, इनकम के बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट चेंज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि इनकम हम लोग का 100 था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, यहाँ पे देखना, हाँ, मान लो हम लोग का इन्वेस्टमेंट 100 है तो इनकम कितना था, 200, इनकम 200 था, यहाँ पे इनकम हो गया ये वाला, एक्स पे हम लोग इनकम रखे, वाई पे हम लोग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इनकम 100 था तो इन्वेस्टमेंट आपका, इनकम 200 था तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 था। अब जैसे इनकम मेरा 500 हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इनकम के बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, जिसे हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिफरेंसेस पूछा गया है भैया, द डिफरेंसेस देखो यहाँ पे, इट इज द इन्वेस्टमेंट डेट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड हैज ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इनकम लेवल ऑन इट। इंड्यूस में डायरेक्ट प्रॉफिट पे डिपेंड रहता है, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा इनकम उतना बढ़ेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, इट इज द इन्वेस्टमेंट ऑन विच चेंज इन द इनकम लेवल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। मतलब अगर इनकम चेंज होता है तो इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी असर नहीं होता है। फिर मोटिव क्या है, the motive of behind this induced investment is the profit, it means the depends on the profit expectation। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे डिपेंड रहता है। द मोटिव बिहाइंड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज सोशल वेलफेयर। सोशल देखो, गवर्नमेंट सोसाइटी का वेलफेयर के लिए इतना खर्चा करेगा तो भैया करेगा ही, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ो ना बढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सोशल वेलफेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या रहता है। फिर नेक्स्ट आपका इनकम इलास्टिसिटी, तो भैया बात, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड रहता है, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक, इट मींस दैट द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज व्हेन द इनकम इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये इनइलास्टिक होता है क्योंकि इनकम बढ़ो घटे इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इनकम इलास्टिक, इट्स कर्व इज स्लोप अपवर्ड जाता है ना, देखा था मैंने, बताया अभी, बताया था ना मैंने, अपवर्ड जा रहा था, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड नहीं जाएगा भाई, इनइलास्टिक करने के पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के थ्रू। इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना, इसे हो गया। फिर नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। अब ये क्या है ये समझना, ठीक है, डेफिनेशन समझना। एसेट इज एन लैटिन टर्म मीनिंग द बिफोर इन्वेस्ट। एसेट इन्वेस्टमेंट refers to the planned or anticipated level of investment before it actually take place. It is an estimate or expectation made the advance of the investment decision। मतलब तुमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना मैं कर सकता हूँ या यहाँ कर सकता हूँ, तो इसे मतलब होता है एसेट या एसेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक्सपोर्ट्स का मतलब इतना मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट इज ऑल्सो ए लेटिन टर्म आफ्टर द इवेंट। मतलब देखो ये इवेंट से पहले होता है, ठीक है, बिफोर द इवेंट। इवेंट से पहले मतलब हम सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा, इतना इतना करूंगा, लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब मैंने कर दिया, ये अब मुझे मिल रहा है। एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज ऑकर्ड आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस, ठीक है। अब इस दोनों में डिफरेंसेस पूछा गया है, मीन डेफिनेशन हो गया, टाइमिंग का देखो। अब नेक्स्ट हम लोग का पहला डेफिनेशन मीनिंग हो गया हम लोग का, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोज में, टाइमिंग में देखो। एक्शन इन्वेस्टमेंट, दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द पीरियड बिफोर द इन्वेस्टमेंट इज मेड, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व द फोरकास्ट, प्रोजेक्शन एंड प्लान। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम लोग को यहाँ यहाँ करना है, ठीक है। एक्सपोज में क्या होता है, दिस इज अ पर्सपेक्टिव लुक इन्वेस्टमेंट आफ्टर इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद जो रिजल्ट बनता है वो होता है भैया एक्सपोज इन्वेस्टमेंट। इट इन्वॉल्व्स बाय एनालाइजिंग द रियलाइज आउटकम। आउटकम क्या, जो मैंने आपका एसेट में क्या था ना कि ये मैंने यहाँ मैंने इन्वेस्ट करता है, अब एक्सपोर्ट में क्या, मुझे इससे आउटकम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। ये डिफरेंसेस हो गया। फिर नेचर आपका एसेट, it deals with the prospective or forward looking aspect. Business investor and policy makers are asset investor analyze inform the decision about the allocating the resource and capital. Exposed में क्या, it deals with the retrospective और backward looking aspect, ठीक है। ये हो गया अपना डिफरेंसेस। फिर नेक्स्ट आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा, देखो जो पीडीएफ में ये कटा हुआ है ना, ये मैं क्या करूंगा ना, मैं ठीक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है, ये कुछ पीडीएफ में कट गया है, ठीक है, कोई पॉइंट, तो इसे मैं ठीक करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई भी नीड नहीं है। इसे मैं जब मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूंगा,
ठीक है। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ में ये सब आपको ठीक मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का नहीं है। और स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में कटा कटा मिल रहा था, कोई बात नहीं, पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में डिफरेंस क्या पूछा है, ठीक है, डिफरेंस क्या है देखो। प्रोपोर्शनल ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड, देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था, आप अपना एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा खर्चा कंज्यूम कर रहे, यूज कर रहा है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब आप अपना एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा सेव कर रहा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आप अपना एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा खर्चा कर रहा है, इसमें कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ, इसका होता है चेंज ऑफ एस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। बिहेवियर मेजर चेंज इन द कंजम्पशन विद द रिस्पेक्ट इनकम, इसमें भी सेम होगा, मेजर चेंज इन सेविंग रिस्पेक्ट टू द इनकम। ये होगा इन्फ्लुएंस डिमांड एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस, इसमें होगा रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म सेविंग बिहेवियर। ये आपका डिफरेंसेस हो गया, ये आपका देख लेना। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो गया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या देखो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड आपका एमपीसी में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको क्या बोलता है। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज contributed by the professional James Keynes, and the Keynes believe that the initial increment in the investment, देखो अगर आपका बिजनेस है, नॉर्मली आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस चला रहा है, आप लोग बहुत बिंदास चल रहा है, लेकिन 10 साल 5 साल बाद बिजनेस में कुछ और आपको चेंजेस करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आपका उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलता है। तो जब आपका 10 साल या 5 साल होने के बाद आपको कुछ इनिशियल और कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका बिजनेस और बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका जेम कीन्स का बोलना था कि अगर आप बिजनेस में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाता है, जिससे को भैया हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे कि पहले मेरा 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था, तो मैं महीना का 2 लाख रुपया कमा रहा था, मान के चलो ऐसा। अब मैंने क्या किया, 20 लाख कर दिया और 10 लाख रुपया एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मेरा प्रॉफिट 4 लाख हो गया महीना का, तो डबल हो गया ना। तो थोड़ा सा मैंने इंक्रीमेंट किया, मेरा प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो गया। भैया यही होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ आपका दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ऐसा मैं ठीक करके दे दूंगा, आपको टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पूछा गया कि रिलेशंस ऑफ, देखो हम लोग को रिलेशनशिप बताना है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साथ एमपीसी का रिलेशन कैसा होता है। तो भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो ना, रिलेशनशिप ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एमपीएस के साथ रिलेशनशिप नहीं पढ़ना था अपने को, ये तो डायग्राम में ऐसे ही आ गया, लेकिन हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ एमपीसी का रिलेशन कैसा है, ये वाला रिलेशन पढ़ना है। तो भैया एमपीसी के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। अगर जितना आप एडिशनल, जितना आपने इनकम कमाया है एडिशनल इनकम, और जितना एडिशनल आप खर्चा करोगे आपका मल्टीप्लायर उतना बढ़ते जाएगा। मान लो कि आपने एडिशनल इनकम 10 रुपया कमाया, तो आपका बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10 रुपया, आपने एडिशनल इनकम में आप फिर एक्स्ट्रा से 10 रुपया तो कमाया, साथ ही आपने इनकम कितना कमाया और एक्स्ट्रा और 10 रुपया, तो एडिशनल इनकम कितना हो गया 10 रुपया ना। तो 10 रुपये का फिर वापस आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर एमपीसी को आप बढ़ाओगे तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, अगर एमपीसी को घटाओगे तो आपका मल्टीप्लायर घटेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा। यहाँ पे इसका परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एमपीएस के साथ मत पढ़ना, एमपीएस के साथ मे भी आ जाएगा तो करना कि एमपीएस के साथ उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। देखो अगर मान लो एमपीएस का मतलब सेविंग होता है ना, आप अपना एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा सेव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सेविंग बढ़ाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, घटेगा। अगर आप अपना एडिशनल इनकम का, जो भी आप एडिशनल इनकम कमा रहे हो उसका आप मान लो कि सेविंग नहीं करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ। अब देखो यहाँ पे देखना आप लोग, देखो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम फॉर द अदर पर्सन। पता है ना, एक के लिए खर्चा होता है, दूसरे के लिए इनकम होता है। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इट इज आल्सो इनकम ऑफ द पीपल। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो पीपल्स का इनकम भी बढ़ता है। People spend a part of their increased income on the consumption and depends on the MPC. There is a direct relationship between MPC and multiplier. Higher the MPC, more will be the इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैंने अभी आपको बताया कि एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको इस तरीके का फॉर्मूलाज भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब देखो एक एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। अगर मान लो आपका एमपीसी 1 है,
क्या आपका एमपीसी वन, देखो व्हेन द इनकम डिसाइडेड टू कंज्यूम द होल ऑफ हिज एडिशनल इनकम एंड सेव नथिंग, अगर आपने 100 रुपया एडिशनल इनकम कमाया और 100 रुपया आपने क्या करते हैं खर्चा कर दिया, तो आपका आपका मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मल्टीप्लायर उस टाइम में इन्फिनिटी होता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखना, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 1 माइनस एमपी होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। अगर मान लिया आपने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया उड़ा दिया, तो एमपीसी विल भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो अगर जब आप 1 1 माइनस 1 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ में 0 होगा, 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होता है, और आपका भैया मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि व्हेन द इकोनॉमी डिसाइडेड टू सेव द, मान लो कि आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया को क्या कर दिया, सेव कर दिया, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उस टाइम मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, तो भैया पहला बात मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 = 1 माइनस एमपीसी। जब आपने डाला तो 1 से 1 को घटाएंगे, ठीक है, भाई अभी यहाँ पे घटाना नहीं है, 1 से 1 माइनस एमपीसी है ना, यहाँ पे कितना, ओ सॉरी, एमपीसी आपने सेव कुछ भी नहीं किया ना, तो एमपीसी क्या हो गया आपका 0 हो गया ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/1, तो आपका वैल्यू होगा 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 होता है, ठीक है, याद रखना। और चाहोगे तो उतना ना लिख के आप लोग ये वाला भी लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन क्या बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप ये आंसर लिख सकते हो तो ये लिखो आंसर, नहीं तो आपको ये समझ में आंसर आता तो ये लिख सकते हो, आपका दोनों दो आपका मन, आपका चॉइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को भी चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, डिफाइन द एक्सेस डिमांड एंड राइट द कोज ऑफ एक्सेस डिमांड। भैया एक्सेस डिमांड क्या है, मान लो हम लोगों ने सोचा इस साल मान लो 1000 करोड़ गुड्स का डिमांड आने वाला है मार्केट में, बट गुड्स का डिमांड आ गया 2000 करोड़ का, तो भैया इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। कितना हो गया भैया, 2000 करोड़ का डिमांड आ गया, तो इसी को बोलते हैं भैया एक्सेस डिमांड। मतलब हम लोगों ने सोचा, मतलब देखो इट रिप्रेजेंट्स सिचुएशन में द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। मान लो कि देखो पहला बात, इस साल चारों सेक्टर मिलके 1000 करोड़ का गुड्स का डिमांड करने वाले हैं, बट कितना गुड्स का डिमांड, आज देखो 1000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला है, और सप्लाई भी हम लोगों ने 1000 करोड़ का ही कर दिया, बिजनेस ने 1000 करोड़ का सप्लाई कर दिया, बट एक्चुअल में डिमांड कितना आ गया 2000 करोड़। मतलब डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया। मतलब जब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आपका सप्लाई से ज्यादा हो जाए, ठीक है, corresponding to full employment level in the output, इसी को बोलते हैं हम लोग भैया एक्सेस डिमांड। मतलब जब आपका डिमांड आपके सप्लाई से ज्यादा हो जाए, मतलब आपका सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। मतलब इन अदर वर्ड्स एक्सेस डिमांड refers to situation where the actual aggregate demand becomes higher than the aggregate demand required at a full employment level is called the excess demand rise to the inflationary gap। जैसे कि आपका डिमांड क्या हो गया, इससे ज्यादा हुआ है, आपने सोचा डिमांड इतना आएगा, सप्लाई आपने इतना कर दिया, लेकिन डिमांड क्या बढ़ गया, डिमांड आ गया आपका 200 यूनिट का आ गया, इस तरीके से आपका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। मैं इसे अब डायग्राम से भी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। नीचे में देखो डिमांड रीजन, देखो रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, भैया डिमांड बढ़ने का मतलब एक्सेस डिमांड होने का रीजन क्या है। पहला बात तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो सिंपल सा बात है, पहले आप लोग 100 रुपया का मान लो मैगी खाते थे, ठीक है, अब आप लोग 200 रुपया का मैगी खा रहे हैं, भैया सिंपल सा बात है, डिमांड तो बढ़ेगा ही मैगी का। तो पहला बात आपने खाने पीने का कंजम्पशन आपने बढ़ा देगा, आप लोग बढ़ा दोगे तो डिमांड भैया बढ़ जाएगा। उसके बाद रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर आप भैया टैक्सेस आप मान लो, देखो पहले टैक्स 100 रुपया कमाते थे तो आपको टैक्स भरना पड़ता था, इसमें से मान लो 30 रुपीज टैक्स भरना पड़ता था, मान के चलो, ठीक है। अब वही आप लोग 100 रुपया कमा रहे हो तो टैक्स भैया 20 रुपीज भरना पड़ रहा है, 10 रुपया टैक्स कम हुआ ही नहीं हुआ, अब 10 रुपया टैक्स कम होगा तो भैया ये 10 रुपया आपके पास आएगा ही नहीं आएगा। जब आपके पास आएगा तब तो खर्चा करोगे, तो टैक्स घटेगा, तो भैया उस टैक्स के पैसा को ले जाके सामान खरीदोगे, सामान खरीदोगे तो भैया डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो भैया इसके लिए भी डिमांड बढ़ता है। फिर फॉल इन इंपोर्ट्स, अब देखो सडनली मान लो कि एमआई का फोन इंडिया से आना मतलब बाहर से आना बंद हो गया, ठीक है, मान के चलो चाइना से आना बंद हो गया, तो भैया हमको इंडिया का बना हुआ गुड्स ही खरीदना होगा, तो यहाँ का डिमांड क्या होगा, गुड्स का बढ़ जाएगा, भैया ये भी रीजन है। फिर डिफाइन द डेफिसिट डिमांड एंड कोज द डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या था भैया, आप हम लोगों ने सोचा 1000 करोड़ गुड्स का डिमांड आने वाला है, बट एक्चुअल में हम लोगों ने सप्लाई भी कितना कर दिया 1000 करोड़ का, बट डिमांड कितना आ गया भैया 500 करोड़। भाई सप्लाई ज्यादा डिमांड कम हो सकता है, तो इसी को हम लोग भैया डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। जब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है आपका, ठीक है, आपके सप्लाई के तुलना में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका डेफिसिट डिमांड। इसमें क्या होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है। क्या होता है भाई, डिफ्लेशनरी गैप, ओके। तो यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप होता है। आपका कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड होने का कारण क्या है, पहला बात आपने
कंजम्पशन को कम कर दिया। पहले आप 100 रुपया खाते थे, 50 रुपया आपने कर दिया, कंजम्पशन कम होगा तो ये डिमांड घटेगा। उसके बाद इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़े तो ऑब्वियस सा बात है ना, टैक्स बढ़ा तो हम लोग का पॉकेट से पैसा ज्यादा जा रहा है, जब पैसा ज्यादा जा रहा है तो खर्चा कम होगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद राइज इन इम्पोर्ट, अगर हम लोग इंडिया के सामान को छोड़ के बाहर से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ का सामान का रेट ज्यादा है, बाहर में वो सस्ता से मिल रहा है, तो भैया सिंपल सा बात है, यहाँ का डिमांड घटेगा, ऑब्वियस सा बात है, इसको डेफिशिएंट डिमांड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी टू फिक्सल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। ऐसा कौन सा दो मेजर्स है, तो ऐसा कौन सा तो फिजिकल पॉलिसी है जिससे हम लोग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, या हाउ कुड द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रिएक्ट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। जब भी एक्सेस डिमांड होता है तो हम लोग का देश का गवर्नमेंट, हम लोग के देश का गवर्नमेंट कैसा रिएक्ट करता है। तब ये दो बेसिकली देखो, दो पॉलिसीज होता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड को कम कर सकते हैं। जब भी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आ गया तो दो पॉलिसी का हेल्प से हम लोग डिमांड को कम कर सकते हैं। पहला बात, अगर मान लो कि डिमांड ज्यादा आ गया तो पहला बात, सबसे पहला गवर्नमेंट क्या करने वाला पता है, टैक्सेस को बढ़ा देगा। अगर टैक्सेस बढ़ेगा तो सामान का रेट बढ़ेगा, सामान का रेट बढ़ेगा तो हम लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो डिमांड भैया कम हो गया। तो पहला बात तो हम लोग गवर्नमेंट क्या करने वाला भाई, पहला मेजर रहेगा कि भैया गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स को बढ़ा देगा। दूसरा मेजर क्या रहेगा भाई, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। अब गवर्नमेंट देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट रोड्स बनाएगा, फ्लाईओवर बनाएगा, इसमें लोग लगेंगे, काम करने वाले लोग लगेंगे, लोगों को अगर मान लो कि रोड्स बन रहा है, फ्लाईओवर में, तो लोगों को पैसा मिल रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है तो लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट काम ही बंद कर देगा, प्रोजेक्ट ही कोई नहीं लेगा, तो वैसे बात है, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, और वैसा बात। अब देखो इसमें एक और बात हो सकता है, ये तो आपका फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात था, लेकिन अगर मॉनेटरी का बात होता तो क्या करता आप लोग, ये तो फिक्सल है ना, कि भैया कौन कौन सा फिजिकल पॉलिसी था जिससे कि हम लोग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मॉनेटरी बोला होता है तो क्या करना होगा भैया, मॉनेटरी बोला रहेगा तो भैया याद है हम लोगों ने भी पढ़ा था ना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, याद है ना कि आरबीआई कैसे कैसे पैसा कंट्रोल करता है। तो जब भी मॉनेटरी बात होगा तो हम लोग को जाना होगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर के पास, और हम लोग को क्या करना होगा, बैंक रेट को बढ़ाना होगा, आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस बंद कर देना होगा, कम कर देना होगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेंगे, जिससे कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। फिर साथ ही साथ मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना होगा। तो ये सब करने के बाद भी हम लोग पैसा को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखो डिमांड बढ़ने का रीजन है पैसा, ठीक है, अगर पैसा हाथ में ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर पैसा ही छीन लो तो डिमांड तो समझ गया ना। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7, कि भैया चैप्टर नंबर 7 आप लोगों को क्या बोलता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट बजट क्या है, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है दैट आउटलाइंस द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू एंड प्रोपोज्ड स्पेंडिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली है फिक्सल ईयर, मतलब गवर्नमेंट आने वाला साल में कितना कहाँ से कहाँ खर्चा करने वाला है, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलने वाला है। जब गवर्नमेंट इसको पूरा प्लान बनाता है कि भैया हम लोग आने वाले टाइम में यहाँ खर्चा करेंगे, हम लोग को यहाँ से पैसा मिलने वाला है, तो भैया उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक प्लान बनाता है, क्या बनाता है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल प्लान बनाता है, आउटलाइन द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज, गवर्नमेंट को यहाँ ऐसा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट यहाँ खर्चा करने वाला आने वाला कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इसी को भैया गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट रिसीव डिस्टिंग विद रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो नेचर, सबसे पहले नेचर, डिफरेंस बिटवीन पूछा गया, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल। पहले तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, तो देखो दिस रिसीट्स रिप्रेजेंट द इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो भैया उसी को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से पैसा मिलता है, फीस से, फाइन से, इनकम से, तो भैया ये होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट, मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस में मिले तो भैया होता है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, याद रखना। पहला नेचर होता है कैपिटल रिसीट, क्या होता है, कैपिटल रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है जो गवर्नमेंट को कभी कभार ही मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभार लोन लेता ही नहीं लेता है, ओपन सी बात है, तो गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज है कभी कभार ही लोन लेते हैं, तो भैया ऐसा पैसा जो कभी कभार ही गवर्नमेंट को मिलता है, तो ऐसा होता है भैया हम लोग का कैपिटल रिसीट। जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभार ही लोन लेता है, कभी कभार अपना कंपनी को प्राइवेट को बेच देता है, वहां से पैसा रेस्ट करता है, कभी कभार पैसा, ठीक है, तो ये क्या नेचर में, ठीक है। उसके बाद से पर्पस में देखो डिफरेंसेस है, ये सब डिफरेंसेस है, ठीक है। इसमें पहला डिफरेंसेस ये था, ठीक है,
नेचर में रेवेन्यू रिसीट, आप लोग इसको कॉलम बना के भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, रो और कॉलम का हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग नेचर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पे कैपिटल, इस तरीके से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से दिया है, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका प्रोपोज पर्पस, सॉरी प्रोपोज नहीं पर्पस, रेवेन्यू रिसीट, the primary purpose of the revenue receipt is to meet the day to day operation expense of the government or organization। मतलब रेवेन्यू रिसीट का प्राइमरी उद्देश्य पर्पस ये होता है कि वो अपना डे टू डे खर्चा को पूरा करे। एंड कैपिटल रिसीट का मेन पर्पस क्या होता है, तो कैपिटल रिसीट्स आर टिपिकली रेज टू द फाइनेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो उस टाइम हमको कैपिटल रिसीट का नीड होता है। जनरली हम लोग को एक्वायरिंग एसेट करना है या रीपेइंग लोन करना है तो हमको कैपिटल रिसीट चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये पॉइंट छूट गया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट सब लिखा हुआ है ना, बोरोइंग पर्पस, पर्पस हो गया, नेचर हो गया, तो एक और पॉइंट है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटीज एंड एसेट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटीज ऑन एसेट में पहला पॉइंट है रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। देखो भैया रेवेन्यू रिसीट कभी भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, or result in the acquisition of asset, they essentially transaction they deflate the ongoing operation of the income entity। और कैपिटल रिसीट क्या होता है, तो कैपिटल रिसीट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक फंड। तो याद रखना रेवेन्यू रिसीट कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, बट कैपिटल रिसीट हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करता है। कैसे, देखो अगर मान लो कि आप लोग लोन ले रहे हो बाहर से, इंडिया के बाहर से अपना लोन ले रहे हैं या आरबीआई से लोन ले रहे हैं कम गवर्नमेंट, तो अगर मान लो गवर्नमेंट लोन आपका ले रहा है तो भैया लोन लेगा तो भैया पैसा को रिपेमेंट करना होगा ना, तो पैसा को रिपेमेंट करना मतलब लायबिलिटीज बढ़ रहा है। तो कैपिटल रिसीट में लायबिलिटीज क्रिएट होता है बट रेवेन्यू रिसीट में लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है। रेकुरेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसीट आर जनरली रिकरिंग एंड पार्ट ऑफ द रेगुलर। देखो सिंपल सा बात है, हमको पैसा जो रेगुलर बेसिस में मिलता है उसको रेकरिंग इन नेचर बोलते हैं हम लोग, रेकुरेंस बोले या रेकरिंग बोलो, मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस में मिलता है। मतलब देखो रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है जो गवर्नमेंट को रेकरिंग मतलब रेगुलर बेसिस में मिलता है। एंड कैपिटल रिसीट आर नॉन रेकरिंग, कभी कभार ही मिलता है गवर्नमेंट को पैसा, मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस मिले वो होगा रेकुरेंस इन नेचर, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को कभी कभी उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, तो भैया इसको मैंने इस तरीके से देखा, जैसे कि ऊपर में था ना कि बेसिक्स था, पर्पस था, नेचर था, तो इस तरीके से भी आप बना बना के लिख सकते हो। मैंने तो उसको लाइन बाय लाइन लिख दिया ना, तो आप लोग इस तरीके से भी चाहोगे तो कन्वर्ट करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई। तो देखो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कभी कभार करता है, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कभी कभार ही करता है, रेगुलर बेसिस में करता नहीं है, तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभार फ्लाईओवर बनाता है, डैम्स बनाता है, रेगुलर बेसिस में बनाता है कि नहीं बनाता, कभी कभार बनाता है। तो ये हो गया भैया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मतलब अगर कोई मतलब ऐसा खर्चा जो एक फिक्स एसेट खरीदने में हम लोग कर रहे हो, चाहे फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ाने में हम लोग कर रहे हो, तो ऐसा खर्चा अपना क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्टिविटी में करता है, तो ऐसा खर्चा भैया आपका क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर क्या है, इट इज ये एसेट बनता है तो भैया ये एक्सपेंस कहलाता है आपका। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये डेबिट होता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट, ये एसेट अकाउंट में जाके डेबिट हो जाता है, तो भैया ये एक्सपेंस अकाउंट में जाके क्या होता है डेबिट हो जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है भैया, The benefit of the capital expenditure extended to more than the accounting period, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं होता, जिस साल में आप खर्चा किया उस साल में बेनिफिट खत्म। अर्निंग कैपेसिटी, चलो दो पॉइंट हम लोग भी पढ़ना, चलो हम लोग आगे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या भैया व्हाट इज बजट डेफिसिट, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंस बढ़ जाए और आपका रेवेन्यू कम हो जाए तो उसी को भैया बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। मान लो कि मेरा इनकम 100 रुपया है और मेरा खर्चा 500 रुपया है, तो भैया ये क्या होता है बजटरी डेफिसिट, ठीक है। गवर्नमेंट का खर्चा कितना है 500, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम कितना हो रहा है 100 रुपया, तो इसी को बोलते हैं भैया बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट occur when the government total expenditure exceeds the revenue it generate excluding the borrowing during a specific period. In other words, government spend more money on through the taxes and other revenue sources to cover the shortfall the government easily borrow fund। मतलब सिंपल से मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा और गवर्नमेंट को इनकम कम हो रहा है, तो भैया उस टाइम में गवर्नमेंट पैसा लेता है, लोन लेता है, तो इसको बोलते हैं भाई बजटरी डेफिसिट।
बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला है कि गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब जब आप इनकम को, मतलब एक्सपेंस मतलब 200 है, इनकम भैया 100 रुपया है, तो 100 रुपया आपको क्या आ गया, बजटरी डेफिसिट। अब थ्री टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट क्या, पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है भाई, देखो रेवेन्यू डेफिसिट वही मतलब जब आपका रेवेन्यू कम हो जाए, मतलब लिखा ना, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऊपर द रेवेन्यू रिसीट। जब आपका रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू रिसीट कम हो जाए, मतलब आपको मिलने वाला डे टू डे पैसा कम हो जाए और डे टू डे खर्चा बढ़ जाए, तो भैया वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, देखो एग्जाम में इम्प्लीकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखना रेवेन्यू डेफिसिट को पूछेगा, इम्प्लीकेशन बता, मतलब इम्प्लीकेशन बोले तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको बोल क्या रहा है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, तो भैया सिंपल सा मतलब है, रेवेन्यू डेफिसिट आपको बोल रहा है ये कि गवर्नमेंट अपना डे टू डे खर्चा को पूरा कर नहीं पा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट डे टू डे खर्चा को पूरा नहीं करेगा, तो भैया पास सेविंग से पैसा उठाएगा, तो इसी को भैया बोलते हैं हम लोग डिस सेविंग। एज द प्रेजेंट बजट, देखो हमेशा बजट, जो बजट डेफिसिट होता है उसको बैलेंस किया जाता है, तो डेफिसिट बजट को बैलेंस बजट करने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा लोन लेना पड़ता है, ठीक है, टेकिंग लोन। उसके बाद इट मींस द रेवेन्यू डेफिसिट आइडर लीड्स टू द इंक्रीज लायबिलिटी, जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो भैया लायबिलिटी बढ़ते जाता है। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फ्रॉम द फाइनेंसिंग रेवेन्यू डेफिसिट लीड टू द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तब ये इन्फ्लेशनरी कंडीशन। इन्फ्लेशनरी कंडीशन कैसे होगा, जब भी पैसा कम होगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट लोन लेगा, तो भैया पैसा लोन पे कहाँ से चुकाएगा, सामान का रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, भैया सामान का रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड डेफिसिट। क्या है भैया, फिक्स्ड डेफिसिट, नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड डेफिसिट का मतलब टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितना लोन लेने वाला है, तो उसी को भैया बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब फिक्स्ड डेफिसिट का मतलब क्या, यहाँ पे बताया, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेटेड टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन फिक्स्ड डेफिसिट जब भी होगा तो गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम द आरबीआई टू मीट द फिक्स्ड डेफिसिट, आरबीआई प्रिंट्स अ न्यू करेंसी टू मीट द रिक्वायरमेंट। अब देखो जब भी फिक्स्ड डेफिसिट होता है गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भैया आरबीआई को नोट प्रिंट करके दो, नोट प्रिंट करके देगा तो भैया हम ऑब्वियस बात है, नोट प्रिंट होगा तो भैया इससे इन्फ्लेशन आता है, ज्यादा नोट प्रिंट होगा तो इन्फ्लेशन आने का कंडीशन होता है। फिर इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, जब भी फिस्कल डेफिसिट होगा तो भैया क्या होगा, आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद से फॉरेन डिपेंडेंस, अगर मान लो कि हमने आरबीआई से पैसा नहीं लिया तो हम लोग इंडिया के बाहर वर्ल्ड बैंक या किसी अदर कंट्री से पैसा उठाएंगे, इससे क्या होगा, बर्डन हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी पहला लोन वगैरह बाहर से उठाएंगे तो इससे फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ हम लोग का रुक जाता है, ठीक है, तो इसी हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी कंडीशन, आपका फिस्कल डेफिसिट। फिर नेक्स्ट होगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या है भाई, प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट होता है, बेसिकली प्रेजेंट कंडीशन में गवर्नमेंट को कोई भी पैसा नहीं देना था, फिर भी गवर्नमेंट ने लोन लिया, मतलब देखो इस साल कोई भी डेफिसिट नहीं हुआ, देखो यहाँ में समझना, इस साल मतलब देखो गवर्नमेंट कमाया, गवर्नमेंट ने 100 रुपया, गवर्नमेंट का खर्चा भी क्या है 100 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी लोन लेता है। क्यों लोन लेता है भैया, देखो पास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने जो भी लोन वगैरह लिया था पास्ट ईयर में, इससे पहले जो फिक्स्ड डेफिसिट हुआ था तो उस टाइम गवर्नमेंट ने लोन लिया था। अब गवर्नमेंट उस टाइम जो लोन लिया था गवर्नमेंट ने, अब उस टाइम का जो भी इंटरेस्ट होगा अभी पे करना होगा, नहीं करना होगा इस साल, तो इस साल का जो इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट फिर से जो लोन लेता है भैया, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। मतलब क्या लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्राइमरी डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तो हम लोग लोन किस लिए लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बेसिकली, तो उसी को हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शो द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द बोरोइंग मेड इन पास्ट, मतलब जो पास्ट में आप लोगों ने पैसा लिया था, गवर्नमेंट ने पैसा लिया था, उस लोन को पे करने के लिए सर जो हम लोग फिर से लोन लेते हैं, तो उसी को भैया बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डेफिसिट बजट। What is deficit budget? Why is the deficit budget is considered beneficial than the surplus budget for a developing country? मतलब एक डेवलपिंग कंट्री के लिए डेफिसिट बजट क्यों बेनिफिशियल होता है सरप्लस बजट से। अब यार डेफिसिट बजट तुमको पता है, पढ़ाने का नीड नहीं है, अब लोग डायरेक्ट सिचुएशन में आते हैं। देखो फॉर ए डेवलपिंग कंट्रीज ए डेफिसिट बजट कैन बी मोर बेनिफिशियल देन द सरप्लस बजट। अगर मान लो कि हम लोग का इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो हम लोग का डेफिसिट बजट ही ठीक है सरप्लस बजट से, ठीक है। क्यों ऐसा है, स्पेशली इनको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन एंड नीड्स। अब देखो यार व्हाई, क्यों ऐसा जरूरी है, पहला बात था स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो समझना यहाँ पे,
डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस द चैलेंज ऑफ द लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा याद है कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है भाई, वो उसके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होता है, ठीक है। ए डेफिसिट बजट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी बजट डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगा ना कि हम और कितना पैसा लाए, कहाँ से पैसा लाए, जिससे कि और पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को ठीक करें, जिससे कि हम लोग का कंट्री और डेवलप हो। तो इसके लिए वेलफेयर विच कैन द हेल्प द स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द की सेक्टर लीड टू द हायर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस विच देन द बूस्ट द प्रोडक्शन, क्रिएट जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल सा बात है, डेवलपिंग जो भी कंट्रीज होता है, तो भैया डेवलपिंग कंट्रीज होने होता है तो उसके पास ऑब्वियसली बात है, जब डेवलपिंग कंट्रीज है अगर उसका बजट क्या है, डेफिसिट है, तो डेफिसिट बजट उन लोगों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है भाई, सिंपल सा बात है, अगर डेफिसिट बजट होगा तो गवर्नमेंट और चाहेगा, देखिएगा कि कहाँ कहाँ मेरा कौन कौन सा सेक्टर में हमको और इन्वेस्ट करना जरूरी है, जिससे कि मेरा कंट्री डेवलप हो। इसके चक्कर में भैया वो पैसा लाएगा, पैसा लाके इन्वेस्ट करेगा, तो इससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। फिर प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है देश का। ए डेफिसिट बजट एनेबल्स गवर्नमेंट ऑफ द फाइनेंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड्स। अभी जब भी बजट डेफिसिट होगा तो हमेशा ये गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कि भैया तुम प्रोजेक्ट में लाइक रोड्स, ब्रिज, स्कूल बना, जिससे कि और डेवलप होगा। फिर से इससे जॉब क्रिएशन में पॉवर्टी एलिगेशन भी चलता है। फिर एड्रेसिंग दी मार्केट फेलियर्स, मार्केट में जो भी फेलियर्स होता है उसको भी कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंग द प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीका से हम लोग का होता है चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का भैया नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है चैप्टर नंबर 8, फॉरेन एक्सचेंज है इसका नाम, ठीक है ना। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट द ब्रीफ आइडियाज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। ठीक है, सिस्टम मैंने लगा दिया, सिस्टम आप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखो, हमारे देश का करेंसी को छोड़ के बाकी जितना भी करेंसी मार्केट में अवेलेबल है भैया, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। पहला बात तो ये है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब एक कंट्री के करेंसी को जब दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं, दूसरे देश के करेंसी के साथ, तो उस समय जो भी रेट होता है भैया वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि $1 एक्सचेंज हो रहा है, मान लो अभी 86 में करंट में, तो $1 कितना में एक्सचेंज हो रहा है भाई, $1 एक्सचेंज हो रहा है इंडियन रुपीज मान लो 87 में, तो $1 का दाम कितना है 87, तो भैया ये होता है भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओके। फिर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या भाई, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट हम लोग का जो देश का करेंसी है वो कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ फिक्स कर देता है, जैसे कि गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ या अदर करेंसी के साथ फिक्स कर देगा, तो भैया उसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। जब हम लोग का देश का करेंसी हम लोग अनदर देश का करेंसी के साथ फिक्स करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पैगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग का देश का करेंसी दूसरे देश के गोल्ड सिल्वर के साथ पैक किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया पैरिटी वैल्यू, आप लोग याद कर लेना ना। फिर नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, तो भैया देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। इसमें जो करेंसी अपना रेट खुद डिटरमाइन करता है, किसके हेल्प से, फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से। डिमांड एंड सप्लाई फॉर किसी भी देश का करेंसी को डिसाइड करता है, रेट को डिसाइड करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे करेंसी अपना रेट खुद डिसाइड करता है फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से, ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखा डेट मीन द करेंसी रेट इज द हायर इन डिमांड एक्सचेंज रेट। देखो, जो करेंसी डिमांड में है तो उसका एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, जिस करेंसी का सप्लाई ज्यादा होगा तो उसका डिमांड क्या होता है, कम होता है भाई, ठीक है। जैसे कि पानी का सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसका वैल्यू करता नहीं करता है ना, वही बात है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू मीन द डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि भैया डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसका मतलब समझना। Devaluation of currency, devaluation is deliberate reduction in the value of the country's currency in relation to the other currency। जब हम लोग दूसरे करेंसी के साथ अपना देश का करेंसी के वैल्यू क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिवैल्यूएशन। This typically occurs in the fixed exchange rate system where the government or central bank decide to the lower the currency value related to the another currency like US dollar and यूरो। मतलब देखो डिवैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट खुद से अपना करेंसी का वैल्यू को क्या करता है, घटा देता है, इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब यहाँ पे करेंसी का वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। रिवैल्यूएशन इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी की तुलना में जब अपने देश के करेंसी के वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो भैया उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ये फिक्स एक्सचेंज सिस्टम का जैसा होता है, टिपिकली हैपन इन द फिक्स एक्सचेंज सिस्टम विद द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डिसाइड टू रेज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। फिर राइट्स, मेरिट्स
और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम का मेरिट क्या होता है भैया? पहला मेरिट होता है कि स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम लोग मान लो $1 अब हमेशा 86 में मिलेगा, हमेशा मान लो 86, मतलब हम लोग का देश का गवर्नमेंट ने क्या किया, $1 को हमेशा 86 में, $1 को हमेशा किसमें, 86 में फिक्स कर दे कि आप कुछ भी खरीदो हमेशा जिंदगी भर $1 आपको 86 में ही मिलेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब जो भी हमको ट्रेडिंग करना है तो अब हमको विश्वास रहेगा ना कि $1 का वैल्यू हमेशा 86 ही रहेगा, तब बिंदास हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब भी डॉलर का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है इससे भी नुकसान होता है। कैसे नुकसान होगा देखो, मान लो आपने डील किया $1, मान लो एक जूता का, आपने मान लो आपका शूज का दुकान है, ठीक है, तो आपने शूज का डील किया, एक मान लो एक शूज का दाम था मान लो कि $1, ठीक है, $1 का दाम कितना था, मान लो 87 में आपने डील किया शूज का। लेकिन आपने बोला कि पेमेंट में 2 महीना बाद दूंगा, लेकिन 2 महीना बाद क्या होगा, उसी जूता का दाम हो गया $90, तो आपको विश्वास उतना नहीं होता उस टाइम में। तो जब मान लो कि फिक्स हो गया कि $1 हमेशा 86 ही रहेगा, तो बिंदास आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है, पहला बेनिफिट्स ये है। फिर एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर में जाके पैसा इन्वेस्ट करो क्योंकि आपका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक। तो ये मेरिट्स हो गया दोनों। फिर नेक्स्ट आपका डिफाइन स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। डिफाइन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड, स्पॉट मार्केट का मतलब अभी सामान खरीदा आपने, अभी पैसा दिया, बात खत्म, इसे हम लोग स्पॉट मार्केट बोलते हैं। अभी खरीदा आपने, अपनी पैसा दे दिया, बात खत्म। इट रेफर्स टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन व्हिच द रिसीव एंड पेमेंट इमीडिएटली, पैसा अभी सामान आया, सामान का पैसा हुआ, ठीक है, आपने दिया। फॉरवर्ड मार्केट मतलब सामान आपने अभी खरीदा लेकिन पेमेंट 2 महीना बाद दे रहा है, इसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। फिर आउटलाइन हाउ द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट सिस्टम, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है फ्री मार्केट में, ठीक है। इन ए फ्री मार्केट सिस्टम द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब एक फ्री मार्केट सिस्टम में हमेशा इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का जब डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन करता है, दोनों मिलता है, तो आपका क्या अचीव होता है आपका भाई, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, देखो यहाँ पे लिखा ना, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लोअर एट व्हिच द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन, जब आपका डिमांड, देखिए जैसे कि डिमांड है आपको फॉरेन एक्सचेंज का ₹100 और सप्लाई भी कितना हो गया भाई 100, तो दोनों मीट हो गया, इक्वल हो गया ना, तो इसको इस यहाँ में आपका क्या डिटरमाइन होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा हुआ है, जब आपका डिमांड एंड आपका सप्लाई जिस पॉइंट में मीट होता है तो वो होता है आपका इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट है ना भैया, यहाँ पे आपका सप्लाई क्या है भाई, ज्यादा है, इस पॉइंट में क्या एक्सेस सप्लाई है, इस पॉइंट में आपका एक्सेस डिमांड है, ठीक है। इस पॉइंट में सप्लाई ज्यादा है, इस पॉइंट में डिमांड ज्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यह हर बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, तो इसको देख लेना बढ़िया से, और ये इतना करने के बाद ये लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे बढ़िया से समझाया हुआ है, जिसको लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट व्हेन द OR1, देखो यहाँ में ना OR1, ठीक है, OR1 द क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर, यहाँ में क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है आपका, मतलब यहाँ में क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी ओवर, मतलब यहाँ में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। तो इस पॉइंट को एक्सेस डिमांड बोलेंगे, इस पॉइंट को एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, जिस पॉइंट में दोनों मीट होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कटा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट आपका कटा हुआ है, तो इसको मैं ठीक करके दूंगा, आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी इंप्लाइज द डीप द वैल्यू ऑफ द करेंसी रिलेशन टू द अदर करेंसी ड्यू टू द मार्केट। देखो करेंसी का वैल्यू कैसे घटता है, डेप्रिसिएशन का मतलब करेंसी के वैल्यू का घटना होता है, और डिवैल्यूएशन का मतलब भी करेंसी के वैल्यू का घटना ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेरे देखो डेप्रिसिएशन का मतलब, देखो डेप्रिसिएशन कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना फॉरेन का, उसके हिसाब से करेंसी का वैल्यू को घटता है। लेकिन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब सिंपल सा होता है, जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेंसी के वैल्यू को घटाएगा तब डिवैल्यूएशन होता है। क्या होता है भाई, डिवैल्यूएशन होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर करेंसी का वैल्यू घटेगा उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट खुद से करेंसी का वैल्यू घटा रहा है तो सब ये बोलेंगे हम लोग डिवैल्यूएशन, ठीक है। समझ में आया आपको बात, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से पैसा का वैल्यू घटेगा तो डेप्रिसिएशन होगा, और आपका डिवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट करेगा तो डिवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें तो भैया ऑटोमेटिक होता है, इसमें जानबूझ के किया जाता है, ठीक है। सिस्टम ये एग्जिस्ट अंडर द फ्लेक्सिबल, ये फिक्स, देखो ये फ्लेक्सिबल के अंदर में होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर में डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर में आपका डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कटा हुआ है कुछ कुछ पॉइंट्स, ये सब मैं ठीक करके दूंगा, आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो। हाँ,
कि फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो मेरा डेफिनेशन, ए सिस्टम वेयर द करेंसीज वैल्यू इज डिटरमाइंड एंड प्रिजर्व एट ए फिक्स रेट इन द रिलेशन टू द अनदर करेंसी और ग्रुप ऑफ करेंसी। तो मतलब जब एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ फिक्स कर दिया जाता है उसको फिक्स एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं। अब फ्लेक्सिबल मैंने बताया ना कि जब करेंसी अपना वैल्यू खुद मार्केट में डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, तो हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं। इसमें फिक्स विद इन एक सर्टेन रेंज एंड सेट बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, इसमें कुछ लेवल तक गवर्नमेंट फिक्स कर देता है, ठीक है। इसमें डेली रेट, इसमें अपने हिसाब से रेट हमेशा चेंजेस होते रहता है, ठीक है। इसमें रेट अपने हिसाब से चेंजेस होते रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें देखो रिक्वायर द परचेस और सेल ऑफ करेंसीज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू द प्रिजर्व द फिक्स एक्सचेंज सिस्टम। मतलब ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल उतना नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल उतना नहीं होता है, पूरा का पूरा मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई पे टिका हुआ रहता है। इसमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ फॉरेन कॉमर्स इन्वेस्टमेंट, और उसमें तो आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर ये पूरा आपका आया हुआ है। अब देखो चैप्टर नंबर 9 है जो इनका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्टिंक्ट बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, बीबीए में आप पढ़ लो। चैप्टर नंबर 9 कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंसेस है, कि भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या डिफरेंस है। पहला बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें आइटम ये लिखा रहता है कि आने वाला साल, मतलब एक साल के अंदर में हमने फॉरेन से कितना सामान खरीदा, फॉरेन को कितना पेमेंट किया, मतलब फॉरेन से कितना पैसा मिला, फॉरेन को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, तो पूरा एक मतलब लिखा, मतलब सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मतलब इट इज एन अकाउंटिंग statement that provide the systematic record of all economic transaction between the resident of the country with the rest of the world। मतलब एक साल के अंदर में हमारे इंडिया ने अदर कंट्री के साथ कितना कितना का डीलिंग किया, कितना पैसा बाहर से आया है हम लोग के पास, हम लोगों ने कितना बाहर वालों को पेमेंट किया, पूरा चट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई, तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि एक साल के अंदर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, ठीक है, हम लोगों ने कितना फिजिकल गुड्स, क्या मैंने वर्ड बोला, फिजिकल गुड्स का ट्रेडिंग बाहर से किया है, बाहर वाले ने हम लोगों के साथ किया है, तो उन सभी डीलिंग का जो भी मतलब जो भी खर्चा या इनकम था उसको हम जब एक पार्ट में लिखते हैं तो हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भैया इसमें सब चीज आता है, इनविजिबल आइटम आता है, विजिबल आइटम आता है, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, वन साइडेड ट्रांसफर, लेकिन इसमें ओनली फिजिकल आइटम्स या विजिबल आइटम्स का ही रिकॉर्डिंग किया जाता है। ये मेन अकाउंट होता है अंडर विच ए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली पार्ट। ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मेन अकाउंट होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। इट कंसिडर बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक ही अकाउंट होता है, जो होता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन ऑटोनोमस एंड एक्कोमोडेटिंग आइटम। ऑटो को पहले बात है ऑटोनोमस आइटम्स क्या होता है भैया, सिंपल सा बात है। ऑटोनोमस आइटम मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम लोग जानबूझ के करते हैं विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम लोग प्रॉफिट बढ़ाने का मोटिव से करते हैं, तो ऐसा ट्रांजेक्शन को बोलते हैं भैया ऑटोनोमस आइटम्स। एंड जब भी आप प्रॉफिट बढ़ाने का चक्कर में रहते हो तो कभी कभी आपको लॉस भी हो जाता है, तो उस लॉस को ठीक करने के लिए हम लोग नेक्स्ट आइटम का यूज करते हैं, इसका नाम है भैया एक्कोमोडेटिंग आइटम। जो हम लोग का बैलेंस में डेफिसिट हो जाता है उसको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्कोमोडेटिंग आइटम का यूज करते हैं। जैसे कि देखो इट रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी। बीओपी मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग का डेबिट से ज्यादा होगा, क्रेडिट से कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम कवर ठीक करने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। डिफाइन द डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम बीओपी, मतलब डिफाइन डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम बीओपी क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा क्या भाई, गलती हो कॉजेस, क्या है कॉजेस इन बीओपी, एक होगा कॉजेस ऑफ डेफिसिट, कॉजेस ऑफ, ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि डिफाइन डेफिसिट या डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। मतलब डिसइक्विलिब्रियम बीओपी का मतलब जब आपका डेबिट से ज्यादा हो जाएगा, मतलब खर्चा ज्यादा होगा और आपका इनकम कम हो जाएगा, मतलब खर्चा 200 है और इनकम 100 रुपया है, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी,
पी। जब भी ऐसा होता है तो उसी को बोलते हैं डिस इकोनॉमी या डेफिसिट बीओपी। अब डेफिसिट इन बीओपी होने का क्या क्या रीजन है, कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। पहला रीजन है भैया इकोनॉमिक फैक्टर। मान लो कि देखो हम लोग देखो पहला इकोनॉमिक फैक्टर में पहला पॉइंट क्या है, डेवलपिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज। हम लोग का इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप हम लोग अभी डेवलप नहीं होना, डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारा खर्चा किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होता है और बहुत सारा खर्चा होता ही नहीं होता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन से बहुत ज्यादा सामान को मंगाते हैं। तो जब फॉरेन से सामान मांगेंगे तो हम लोग का पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, रिसीव कम हो जाएगा, तो बीओपी में क्या आएगा भैया, डेफिसिट आएगा। उसके बाद हाई रेट इन्फ्लेशन। अगर मान लो ऐसा हो गया, ड्यू टू द इन्फ्लेशन फॉरेन गुड्स बिकम चीपर एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। देखो अगर मान लो कि जब भी हम लोग का देश में इन्फ्लेशन आएगा तो हम लोग का देश का गुड्स का सामान महंगा हो जाएगा, फॉरेन गुड्स का सामान कम हो जाएगा, एकदम सस्ता में मिलने लगेगा। तो हम लोग इंडिया से छोड़ के बाहर से सामान मंगाना क्या करेंगे भाई, स्टार्ट कर देंगे। इस चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, अपना देश का सामान खरीदना बंद, बाहर से सामान खरीदना ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या होगा, हम लोग पेमेंट बाहर के वाले कंट्री में करेंगे नहीं करेंगे, तो पैसा जाएगा तो बीओपी में डेफिसिट होगा भाई, पैसा जाने से तो डेफिसिट होता है। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो सकता है, कभी कभी देखो साइक्लिकल मतलब बिजनेस का ऐसा पीरियड होता ही नहीं होता है, बूम कभी रिसेशन, कभी भी रिसेशन होगा, डाउनफॉल होगा, ठीक है। तो डाउनफॉल का टाइम में क्या होगा, देखो व्हेन अ डोमेस्टिक कंट्री इज गोइंग थ्रू द रिसेशन और डिप्रेशन deficit demand, the domestic product may be unable to satisfy the domestic demand which lead to increase the import। देखो जब हम लोग का इकोनॉमी पूरा डिप्रेशन या रिसेशन में चला गया तो उस टाइम हम लोग का जो डिमांड है वो हम लोग की इकोनॉमी पूरा कर नहीं पा रहा है, तो हम लोग डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से सामान मांगेंगे, ऑब्वियस बात है बाहर में पेमेंट करना होगा, तो बीओपी में डेफिसिट आएगा। फिर डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर भाई हम लोग बाहर में सामान बेचना ही बंद कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा ही कम होगा तो बीओपी में डेफिसिट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हम लोग बाहर से बहुत ज्यादा सर्विस मंगाएंगे इंडिया में, कि हम लोग इंडिया में सर्विस जनरेट नहीं कर लेकिन बाहर से सर्विस हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बाहर वाला कंपनी से ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, तो बाहर में पैसा पेमेंट हो रहा था, ठीक है। तो भैया ये भी क्या है भाई, डेफिसिट इन बीओपी, ठीक है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब देखो बार बार कोई गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, जब बार बार गवर्नमेंट चेंज होगा तो बोलेगा, कोई गवर्नमेंट आएगा बोलेगा भाई बाहर से सामान ज्यादा खरीदना ही नहीं है, ठीक है, बाहर में सामान ज्यादा बेचना ही नहीं है। तो जब बाहर में सामान बेचेंगे ना तो पैसा कहाँ से आएगा, बीओपी में डेफिसिट होगा, ठीक है। तो ये सब है। फिर सोशल फैक्टर्स होगा, हम लोग बाहर का कल्चर अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, तो बाहर का कल्चर अपनाएंगे तो भैया बाहर का कल्चर देखिए, बाहर का ड्रेस हमको पसंद है, बहुत बड़ा मतलब हम लोग क्या है ना फॉरेन, अभी हम लोग फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, फॉरेन कल्चर को अपनाने के लिए फॉरेन कपड़ा पहनते हैं, फॉरेन कपड़ा फॉरेन से ही आता है, फॉरेन कपड़ा अगर पहनेंगे तो भैया पैसा भी उन लोगों को देना पड़ेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाला देखा देखी करने से भैया बीओपी में क्या रहा है, डेफिसिट आ रहा है। फिर टेस्ट एंड प्रिफरेंस हम लोग का चेंज डे बाय चेंज रही है, भी डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, फाइनली हम लोग का रिवीजन होता है कंप्लीट, पूरा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कुछ बेसिक्स बात मैं अभी बता देता हूँ आपको। सबसे पहला बात, अगर कुछ भी डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैं इंडियन इकोनॉमी का भी वीडियो लेकर आऊंगा मंच में, जिससे कि आपको इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो का पूरा नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल्स हो गया और भी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, इसका लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ।